इस बार बात करेंगे राम मंदिर में हुई दान चोरी की। दो मुद्दे ऐसे रहे हैं, मंडल और मंदिर और मंडल, जिनके इर्द गिर्द पूरे देश की राजनीति चली है। विपक्ष समस्या ये है कि चूंकि विपक्ष मंदिर आंदोलन को लेकर के उसका स्टैंड अलग था बीजेपी से, तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के ये तो कह सकता है साहब देखिए चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, लेकिन वो अपने को बहुत बड़ा मंदिरवादी नहीं साबित कर सकता है। मुखर के विपक्ष में कोई है तो अखिलेश यादव है, क्योंकि मामला उनके ट्वीट से ही सामने आया, लेकिन उनके सामने वो आ जाता है 1990 का गोलीकांड। तो मतदाता के मन में क्या है? मतदाता के मन में ये है कि जिनको लगाया गया उन्होंने चोरी किया, यानी ऊपर के जो चेहरे हैं वो आज भी पाक साफ हैं, ईमानदार हैं। इसीलिए मतदाता जब वोट देने जाएगा तो उन चेहरों को माइनस करके वोटिंग करेगा। झटका ये लगा कि अरे यहाँ भी, चूंकि यहाँ क्या था, यहाँ जो ट्रस्ट बना केंद्र सरकार ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर दिलचस्पी ली, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनकी निगरानी थी, उनकी सरकार। अगर इसमें ये मैसेज गया लोगों में कि साहब मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, लिपापोती की जा रही है, तो नुकसान बीजेपी को। देवस्थानम है या रामेश्वर या श्राइन बोर्ड की बात करें, हम वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बात करें कि सीईओ एक पेशेवर प्रबंधक वहां पर काम करता है। सीईओ वाली पद्धति से इस ट्रस्ट को रन किया जाना चाहिए था या जाना चाहिए आगे? अभी भी ट्रस्ट में 4-5 IAS हैं, कहाँ थे? यदि आप एक सीईओ के हाथ में पूरा राम मंदिर देना चाह रहे हैं तो अभी जो 5 IAS थे, क्या वो ये इस इंतजार में थे कि पूरा ट्रस्ट हमको दे दिया जाए? महिपाल सिंह ने जो इंटरव्यू दिया वो लेखा प्रभारी थे वहां के, तो उन्होंने उस बातचीत में कहा कि साहब मुझे हटा दिया गया जब मैंने शिकायत की यहाँ पर कुछ किया, और उन्होंने नाम लिया अनिल मिश्रा का। पाल सिंह ने आरोप लगाया कि साहब यहाँ पर जो धातुएं आती है, सोना चांदी की, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं रखा जाता। और उन्होंने चंपत राय के जो सहयोगी हैं टिन्नू यादव, उन पर भी आरोप लगाया। पहली बात यह कि महिपाल सिंह ऑडिटर थे, लेखा जब उन्होंने पहले शिकायत की, आपत्ति की, तो उनको हटा क्यों दिया गया? हमारे मुख्यमंत्री जी लगभग हर हफ्ते अयोध्या जाते थे, ठीक है, वहाँ दर्शन करते थे, बात करते थे, सब करते थे। अब उनकी नज़र में बात नहीं आई, डीएम की नज़र में क्यों नहीं आई? डीएम तो ट्रस्ट के मेंबर हैं। संजय प्रसाद जी सेक्रेटरी होम, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, वो पदेन सदस्य हैं, क्या उनको बताया गया? तो आपने 8 लोग पकड़ कर दिया, ठीक है, तो वैसे ही है जैसे 2G में आपने राजा को अंदर कर दिया था और कनिमोजी को अंदर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या मनमोहन सिंह बच पाए उससे? विश्वास संघ ने चंपत राय जी पे किया, चंपत राय जी ने अपने लोगों पे किया, तो कहीं ना कहीं विश्वास का गला घुटा। तो चंपत राय जी जो एक बाड़े में थे संघ और सरकार के, वो बाड़ा तो उसी समय टूट गया था। अब ये चंपत राय जी को और संघ को दोनों को अंदाजा नहीं था कि चंपत राय जी की विदाई इन परिस्थितियों में होगी। नमस्कार, मैं रोहित सावल और एक बार फिर से न्यूज स्कैन लेकर आपके सामने हूं, और मेरे साथ आज 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। और इस बार बात करेंगे राम मंदिर में हुई दान चोरी की। वो क्यों हुई, कैसे हुई, उसके पूरे देश भर में उसके किस तरह के परिणाम, सियासी परिणाम भी देखने को मिलेंगे आने वाले वक्त में, क्या पूरा परिदृश्य है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी, आपका स्वागत है जिंगाबाद में। और राकेश शुक्ला जी। राकेश जी, वेलकम टू जिंगाबाद। तो हमारे जो दर्शक हैं सर, जो यूथ है, हम उनके पीओवी से बात करते हैं। जी, जेन जी खास तौर पे उनके पीओवी से बात करते हैं। और बड़ी चर्चा है सोशल मीडिया पर भी, आपने देखा होगा, ठीक है, चढ़ावा चोरी, दान चोरी की बात हो रही है। तो इतना बड़ा मंदिर बना, और उस मंदिर में मुझे लगता है देश भर में, विदेश भर में उस वक्त की जो स्थिति थी, हम आप सब लोगों ने देखा है उसको, क्या स्थिति थी, क्या माहौल देश भर में था। लेकिन जब ऐसे संस्थान पर, मैं संस्थान कहूंगा, जो ट्रस्ट उसको चला रहा था, उस पर इस तरह के आरोप लगे कि दान चोरी हो गया, तो देश में एक बड़ा नकारात्मक सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। क्या कहना आपका? नहीं, बिल्कुल, देखिए, राम मंदिर जो है वो एक आंदोलन के बाद बना। यूँ तो देश में अनेक मंदिर हैं, सैकड़ों साल से चल रहे हैं, 10 साल, मतलब उनका व्यवस्था चल रही है, और वहाँ भी कई तरह की गड़बड़ियों की चीज़ें सामने आती रहती हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट, प्रभाव, और खाली मंदिर ही नहीं, दूसरे धर्म स्थलों की भी बात करूँ, जो भी चल रहे हैं, अक्सर आप वहाँ भी शिकायतें सुनते हैं, लेकिन जो प्रभाव है उनका उतना नहीं पड़ता। वो स्थानीय स्तर पर खबर आई, जानकारी हुई, किसी ने गड़बड़ की, कोई पकड़ा गया, निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया, फिर गाड़ी चलने लगती है। जैसे तिरुपति में भी आप याद कीजिए, इस तरह का हुआ था। पद्मनाभन मंदिर का जो है विवाद था, कई जगह का इस तरह का जो है, कई चीज़ें आती हैं इसको लेकर। लेकिन राम मंदिर का चूँकि एक अलग महत्व था,
पिछले 50 साल आप कहिए, 80 से अगर आप शुरू करें और आज 2026 में हम बैठे हुए हैं, यानी पूरे लगभग 50 साल का कालखंड हो जाता है। वो देश की राजनीति राम मंदिर के इर्द गिर्द ही घूमी है जी। बस 2 मुद्दे ऐसे रहे हैं, मंडल और मंदिर और मंडल, जिनके इर्द गिर्द पूरे देश की राजनीति चली है। और मंदिर एक तरह से वो राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया और सीधे सीधे देश 2 हिस्सों में बंट गया था वैचारिक रूप से। एक तो वो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग जो बिल्कुल मंदिर वहीं बनाएंगे, और दूसरे वो जो मंदिर के इस रूप में बनने के पक्ष में नहीं थे। वो ये नहीं कहते थे मंदिर ना बने, लेकिन वो कहते थे या तो कोर्ट से बने या उससे बने, वो दाएं बाएं करके अपना। तो एक तरह से 2 हिस्सों में बट गया था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीतिक यात्रा जो है वो इस मंदिर के साथ साथ आगे बढ़ी और 2 सीट से 303 सीट तक क्लाइमेक्स पे पहुंची। तो इसलिए जब ये राम मंदिर में इस तरह की बात सामने आई तो इसका प्रभाव जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ना स्वाभाविक था जी, क्योंकि इस पर नजरें सबकी थी और ये अपने आप में एक नए तरह का आस्था का केंद्र था, जिसमें राजनीति भी थी, विचार भी था और आस्था भी थी। तीनों चीजें थी। और अगर इसकी उसमें जाएं, आप इतिहास में जाएं तो वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन प्रभाव की जहाँ तक बात है, इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था और लोगों को झटका लगा। जब आम जनमानस हिला, आम जनमानस झटका ये लगा कि अरे यहाँ भी, चूंकि यहाँ क्या था, यहाँ जो ट्रस्ट बना केंद्र सरकार ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर दिलचस्पी ली, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनकी निगरानी थी, उनकी सरकार। तो वो सरकार, अगर मान लीजिए कांग्रेस सरकार होती केंद्र में और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार होती और ये कांड होता इस तरह का, तो सीधे सीधे गुस्सा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर फूटता और लोग कहते ये तो सरकार, ये होना ही था। लेकिन क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और स्टेट में बीजेपी की सरकार, और दोनों जगह वो लोग जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, मोदी जी अडवाणी जी की रथ यात्रा के गुजरात के प्रभारी थे, पूरा लगातार उनका संबंध रहा उस आंदोलन से, और योगी जी के तो गुरु बाबा महंत दिग्विजयनाथ जो है, उन्होंने मूर्ति रखवाई थी पूरे राम मंदिर आंदोलन में। गुरु जो उनके जो थे महंत अवैधनाथ जी, वो पूरे राम मंदिर आंदोलन में रहे और उन्हीं से विरासत में लेके योगी जी भी उसमें रहे। तो दोनों प्रदेश के मुखिया, देश के मुखिया, दोनों राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए, और ऐसे समय ऐसा हो जाए तो आहत होना लोगों का एकदम स्वाभाविक है, झटका लगना। और इसी वजह से ये मुद्दा इतना ज़्यादा चर्चित और ये हो गया कि भाई ऐसा कैसे हो गया। अब जो नाम आ रहे हैं शक के दायरे में, जो 8 गिरफ्तार किए गए वो तो सीधे सीधे शामिल है उसमें, लेकिन जो शक के दायरे में जो लोग आ रहे हैं, चंपत राय जी का नाम है, मान लीजिए अनिल मिश्रा हैं या गोपाल राव हैं, अब तो गोविंद गिरी जी का भी नाम लोग कहने लगे कि भाई कोषाध्यक्ष हैं, उनसे ही पूछिए। तो वो सब ऐसे नाम हैं जो आंदोलन से जुड़े भी रहे और जिनकी छवि को लेकर के कभी कोई विवाद नहीं रहा चंपारण, और अचानक जब उन पर आरोप लगने लगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो कहते हैं एक मूर्ति भंजन, एक जो प्रतिमा जो बनती है, एक आदर्श किसी, उसमें जब दरार पड़ती है, या आस्था की जो प्रतिमा जो बनी और उसमें एक दरार पड़ी, तो जनमानस का आहत होना स्वाभाविक है। अब इस मामले का राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, ये निर्भर करता है कि तमाम राजनीतिक दल इसको कैसे हैंडल करते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दोनों राज्यों में हैं, दोनों जगह हैं, केंद्र में और उत्तर प्रदेश में। अगर इसमें ये मैसेज गया लोगों में कि साहब मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, लीपापोती की जा रही है, तो नुकसान बीजेपी को होगा। लेकिन अगर ये संदेश गया कि नहीं बिल्कुल सही ढंग से हैंडल किया, चोरी हो गई, कुछ लोगों ने गड़बड़ किया, विश्वासघात किया, लेकिन सरकारें पाक साफ हैं, लोग पाक साफ हैं और इसमें जो दोषी थे उनको सजा मिल गई, तो नुकसान उतना नहीं होगा, डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। और विपक्ष का क्या है, विपक्ष की समस्या है। विपक्ष समस्या ये है कि चूंकि विपक्ष मंदिर आंदोलन को लेकर के उसका स्टैंड अलग था बीजेपी से, वो मंदिर का सीधे से विरोध तो नहीं करते थे, बीजेपी कहती थी विरोध करें, लेकिन वो कहते थे या तो कोर्ट से बने या कानून से बने या सहमति से बने, किंतु परंतु हालांकि बना भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की उस कार्यवाही को तेज कराने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भूमिका रही है, तो उसका श्रेय उसको मिला है। तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के ये तो कह सकता है साहब देखिए चोरी हो गई, लेकिन वो अपने को बहुत बड़ा मंदिरवादी नहीं साबित कर सकता है। तो विपक्ष यहाँ फंसा हुआ है जी। कि लोग तो अब विपक्ष की, जैसे कांग्रेस है, अब कांग्रेस में प्रदेश के जो नेता है वो तो जा रहे हैं दर्शन करने जी। केंद्र के नेता भी इस बारे में कोई तय नहीं कर पा रहे कि वो जाना है कि नहीं जाना है, क्या करना है, क्या बोल भी कब रहे हैं। प्रियंका गांधी का थोड़ा ट्वीट आया, राहुल गांधी तो कुछ बोले नहीं, खड़गे जी का भी कुछ नहीं आया। तो वहाँ ये है, सबसे ज़्यादा मुखर विपक्ष में कोई है तो अखिलेश यादव है, क्योंकि मामला उनके ट्वीट से ही सामने आया।
और अखिलेश जी के लोग, पवन पांडे वहाँ पर लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, वो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि साहब देखिए ये सब जो है धर्म के नाम पर जो है ये लोग चोरी कर रहे हैं, और वो उनका कुछ, लेकिन उनके सामने वो आ जाता है 1990 का गोलीकांड, कि कार सेवकों पर गोली कारसेवकों चली। गोली चली। तो ये सब तमाम पेच हैं जिनको राजनीतिक दल कैसे हल करेंगे ये आने वाले वक्त में पता लगेगा, तब इसके प्रभाव का हम आकलन कर पाएंगे। बिल्कुल सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि देखिए नुकसान तो है, लेकिन अब किस तरह से हैंडल ये होता है पूरा मामला, इससे आगे बातें डिपेंड होंगी। राकेश जी, संघ परिवार कहता है कि हम व्यक्ति निर्माण करते हैं, मतलब पूरा जो संघ का वैचारिक आधार है वो इसी तरह की बातें कही जाती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या उसके तमाम आनुषंगिक संगठन। तो लेकिन ट्रस्ट में तो व्यक्ति ही थे, उस विचार परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो भारतीय जनता पार्टी और पूरे संघ परिवार पर इस पूरे प्रकरण का आपको कितना डेंट आप देखते हैं, वैचारिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर, दोनों दृष्टि से अगर देखें? देखिए, संघ कहता है हम व्यक्ति निर्माण करते हैं, और ये सही भी है कि जब 1925 में संघ की स्थापना हुई तो उनका एकमात्र जो उद्देश्य था वो था हिंदुओं को संगठित करना। लेकिन ये भी सही है कि हर प्रचारक बहुत अच्छा प्रबंधक हो सकता है, ये साबित हो गया कि नहीं हो सकता। प्रचारक बहुत अच्छा संगठन करता हो सकता है, लेकिन प्रबंधक नहीं हो सकता। प्रबंधन का कार्य अलग होता है और समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने का कार्य अलग होता है। लेकिन एक प्रयोग हुआ कि प्रचारक को प्रबंधक बना दिया गया, और मुझे लगता है वही एक विफलता है। संघ ने विश्वास किया चंपत राय जी पे, चंपत राय जी ने विश्वास किया अपने उन लोगों पे जिनको वो ले आके वहाँ पे प्रबंधन कार्य में लगाया। तो कुल मिला के सारा का सारा खेल विश्वासघात का है। तो अब चंपत राय जी संदेह के दायरे में इसलिए है क्योंकि उनके द्वारा लाए गए लोगों की तरफ से ये घटना की गई है, और संघ इसलिए संदेह के दायरे में आ गया क्योंकि चंपत राय जी की भूमिका इसमें संदिग्ध मानी जा रही। तो आप देखिए तो पूरी एक कड़ी बनती जा रही कि संघ भी संदिग्ध है, चंपत राय जी भी, और बाकी 8 लोग पकड़े गए हैं, और बाकी लोगों का, गोपाल राय का और अनिल मिश्रा जी का, इनका सबका नाम अलग अलग भूमिकाओं में आ रहा है जी। देखिए, सनातन धर्म में भगवान राम और भगवान कृष्ण की मान्यता बहुत ज़्यादा है वैसे अपने यहाँ 33 कोटि के देवी देवता, लेकिन दोनों की मान्यता बहुत ज़्यादा, और दोनों की मान्यता का कारण है सत्य, न्याय और मर्यादा। ये दोनों भगवान ऐसे हैं जिन्होंने सनातन धर्म में ये 3 चीज़ों का एक मार्ग प्रशस्त किया, चाहे वो त्रेता युग रहा हो चाहे द्वापर युग रहा हो। त्रेता युग में भगवान राम ने अयोध्या से निकलने के बाद उनकी जो मूल पहचान थी वो चित्रकूट से बनी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया उनको। और उसके बाद उन्होंने जो समाज के बीच में भूमिका होनी चाहिए एक मुखिया की, वो उन्होंने प्रदर्शन किया। और चाहे सबरी का बैर खाना हो, चाहे वनवासियों के बीच में रहना हो, चाहे वानर सेना बनानी हो, तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम यानी पिता के वचन का पालन करने वाला, यानी मर्यादा का पालन करते हुए 14 वर्ष का उन्होंने कालखंड पूरा किया। भगवान कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया, और उन्होंने ये सत्य और न्याय की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि सामने 2 परिवार खड़े हुए तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि सत्य के लिए लड़ना है क्योंकि न्याय करना है। तो इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में कृष्ण और राम, इन दोनों की एक अलग आस्था है समाज के अंदर। तो और राम मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा विनोद जी ने कहा बिल्कुल सही है कि राम मंदिर में तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जुड़े हुए हैं मानस के रूप में। मतलब 50 साल से हो गया तो आप 50 साल से देखिए कि आने वाली पीढ़ी मानसिक रूप से जुड़ती जा रही राम मंदिर के साथ। तो चाहे आंदोलन का कालखंड रहा हो, चाहे बाबरी मस्जिद के विध्वंस का कालखंड रहा हो, या मंदिर निर्माण का कालखंड रहा हो, तो आप देखिए हर व्यक्ति के सामने राम मंदिर का स्वरूप एक नए रूप में आया। बिल्कुल, आंदोलन के रूप में आया, विध्वंस के रूप में आया, फिर निर्माण के रूप में आया। तो राम मंदिर और का महत्व इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो जो अयोध्या पहले राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भारत के अंदर था, राम मंदिर निर्माण के बाद वो विश्व मानचित्र पे आ गया। तो आज दुनिया में जहाँ भी भारतवंशी रह रहे हैं उन सब के मन में राम मंदिर को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर जो आस्था थी वो और बढ़ गई राम मंदिर निर्माण के बाद। इसीलिए आप देखिए जब उद्घाटन हुआ तो उसका स्वरूप कितना व्यापक बना हुआ था उद्घाटन के समय। बिल्कुल। और एक तो पूरी पीढ़ी जो जेन ज़ी जिनकी हम बात करते हैं राकेश जी, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी
इस उम्र में पहली बार इतना बड़ा कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हुए देखा होगा। आंदोलन तो उन्होंने नहीं देखा, लेकिन मंदिर का बनना और इतना भव्य समारोह होना और तमाम चीजें होना। राम मंदिर कभी भी हमारे मानस से अदृश्य हुआ ही नहीं जी भाई। मैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा नहीं रहा, लेकिन मैं छात्र था, तो जब बानने की घटना हुई तो क्योंकि मैं चित्रकूट से जुड़ा हुआ हूँ, तो चित्रकूट में जो कार सेवक जा रहे थे उनकी सेवा में हम लोगों को भी लगाया गया था, यूथ को। लेकिन 2 धर्म संसद जो हुई प्रयागराज में और आपके हरिद्वार में कुंभ के समय, उन दोनों धर्म संसदों को कवर करने में गया था। तो प्रयागराज में भी मैं 10-12 दिन था जब धर्म संसद हुई थी, और किस तरीके से संत नाराज होते थे उसमें, उस धर्म संसद में तारीख को लेके, और विश्व हिंदू परिषद में अशोक सिंघल जी किस तरीके से उनके गुस्से को शांत करते थे, ये भी मैंने देखा है। रात में 12 बजे मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि जब रामकृष्ण परमहंस जो हैं, रामचंद्र परमहंस जब नाराज हो गए निर्मोही अखाड़ा वाले, उन्होंने कहा कल तिथि निर्धारित होनी चाहिए कि राम मंदिर की भूमि पूजन कब होगा। ये आप बात कर रहे हैं ये 2001 की मैं बात कर रहा हूँ, प्रयागराज धर्म संसद की। तो अशोक जी के पास जब ये सूचना आई कि वो नाराज हैं और कल के धर्म संसद में नहीं आएंगे, उन्होंने कहा कि तिथि निर्धारित नहीं होगी तो हम नहीं आएंगे। रात में 12 बजे अशोक सिंघल जी उनके पास जाते हैं, जो उनका स्थान दिया गया था उनके अखाड़े के लिए, कुंभ था ना उसमें। 12 बजे रात में जाके करीब 1:30-2 बजे तक वो परमहंस जी के पास बैठते हैं, उनको मनाते हैं, और दूसरे दिन परमहंस जी हंसते हुए आते हैं और धर्म संसद में शामिल होते हैं, और तारीख निश्चित करने की जो उनकी जिद थी वो खत्म हो जाती। तो देश भर के संतों को इस आंदोलन में शामिल करने और उनको उनके मन में एक विश्वास पैदा करने का काम अशोक सिंघल जी ने किया। जी, और चंपत राय भी उनके साथ रहे इस पूरे। चंपत राय तो उनके सचिव थे भाई जी। अब चंपत राय जी का जो है, तो मैं आपको एक प्रसंग बताता हूं कि चंपत राय जी का तो हटना लगभग तय माना जा रहा था। आपको याद होगा नवंबर 2025 में धर्म ध्वज फहराया गया राम मंदिर में, तो उसमें कुछ किस्सा ये हुआ था कि संघ का जो शीर्ष नेतृत्व वो चाहता था कि धर्म ध्वज जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा फहरवाया जाए, और ये संदेशा चंपत राय जी को दिया गया कि आप पहल करिए और बात करिए प्रधानमंत्री जी से कि जो धर्म ध्वज है वो, उसके पीछे 2 कारण थे। संघ पे ये आक्षेप लगता है कि वो महिलाओं को कभी प्रोत्साहित नहीं करते, और दूसरा संघ लंबे समय से आदिवासी समाज के बीच में काम कर रहा है, तो द्रौपदी मुर्मू के साथ ये दोनों फैक्टर जुड़ रहे थे कि वो महिला भी थी और आदिवासी समाज से भी थी। तो जो छुआछूत भेदभाव का भी जो आरोप संघ पे लगता है, तो वो आरोप भी कहीं ना कहीं काउंटर हो जाता। अब चंपत राय जी का वहाँ पे चूक कहिए या चंपत राय जी जानबूझ के किए, चंपत राय जी की तरफ से मैसेज दिया गया, यानी एक परिपत्र आया प्रधानमंत्री जी के पास, और उसमें उनसे सहमति मांगी गई कि धर्म ध्वज के लिए आप अपनी सहमति दें। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दे दी और तारीख दे दी। प्रधानमंत्री जी को यह जानकारी शायद नहीं थी कि संघ का जो शीर्ष नेतृत्व वो चाहता था कि राष्ट्रपति जी करें। प्रधानमंत्री जी के यहाँ से जब सहमति चली गई तो ये सूचना संघ के शीर्ष लोग जो चाहते थे उनके पास पहुंची। तो चंपत राय जी के पास फोन आया और उनसे कहा गया कि यदि आप बात नहीं कर सकते थे स्पष्टता के साथ तो हमें बताते, हम बात कर लेते, और आपके पास तो एक माध्यम है प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए, नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, आप उनके माध्यम से हमारी जो इच्छा थी उसे आप प्रकट करवाते, तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी उससे इनकार करते, लेकिन आप बात नहीं किए। तो चंपत राय जी जो एक बाड़े में थे संघ और सरकार के, वो बाड़ा तो उसी समय टूट गया था। अब ये चंपत राय जी को और संघ को दोनों को अंदाजा नहीं था कि चंपत राय जी की विदाई इन परिस्थितियों में होगी। ये चंपत राय जी को भी नहीं पता था और संघ को भी नहीं पता था कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी कि चंपत राय जी को इस तरीके से विदाई दी जाएगी। आज आस्था और विश्वास, मुझे लगता है इन दोनों का गला घोटा गया है। विश्वास संघ ने चंपत राय जी पे किया, चंपत राय जी ने अपने लोगों पे किया, तो कहीं ना कहीं विश्वास का गला घुटा वही। और आस्था, जिन लोगों की राम मंदिर के प्रति आस्था है और उस आस्था में जिसने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी
दान स्वरूप दिया है, तो वो पैसे की चोरी नहीं हुई है, वो आस्था की चोरी हुई। तो ये बड़ा डेंट है राकेश जी, मतलब कुल मिला के। और देखिए, डेंट यदि आप सामाजिक तौर पे देखें तो डेंट है, लेकिन मैं चढ़ावा चोरी और चुनाव दोनों को जोड़ के नहीं देखता। चुनाव का पैटर्न अलग होता है और ये पैटर्न अलग है। चुनाव के समय आपका फोकस बदल जाता है, और जब चढ़ावा का मामला आएगा तो वहीं पे आप खड़े होकर आलोचना करेंगे, लेकिन जब मतदान का अवसर आएगा तो आप इस चीज को साइड कर। पर राकेश जी, फिर ये समझाइए कि भाजपा तो मंदिर आंदोलन से ही खड़ी हुई, तो उसको तो मंदिर से लाभ हो गया यार, लेकिन अगर वहां कुछ गड़बड़ होती है तो हानि भी तो होनी चाहिए ना। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसमें हानि इसलिए नहीं होती कि शीर्ष नेतृत्व का चेहरा नहीं आ रहा। देखिए, मतदाता जिन चेहरों पे भरोसा कर रहा है, तो मतदाता के मन में क्या है? मतदाता के मन में यह है कि जिनको लगाया गया उन्होंने चोरी किया। यानी ऊपर के जो चेहरे हैं वो आज भी पाक साफ हैं, ईमानदार हैं। इसलिए मतदाता जब वोट देने जाएगा तो उन चेहरों को माइनस करके वोटिंग करेगा, क्योंकि अभी उनके उस विश्वास पे खरोंच नहीं आई है जो विश्वास वो उन चेहरों पे कर रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चेहरा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष चेहरा हो। उनके चेहरों पे अभी विश्वास, उनको लेकर जो विश्वास है मतदाताओं को, उस पर अभी खरोंच पैदा नहीं हुई है। इसलिए जो चुनाव और चंदा चोरी, इसको दोनों को मैं जोड़ के नहीं देख पा रहा हूं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी हाल फिल वक्त आपको नहीं दिख रहा है। मुझे तो 27 के विधानसभा चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता नहीं दिखेगा, और उसका मैं विनोद जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि अखिलेश यादव जी भले ही राम मंदिर का भगवा ध्वज लेके पद यात्रा कर लें तो भी वो विश्वास इस चुनाव में तो अर्जित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है मुस्लिम हितैषी होने का, और भारतीय राजनीति इस समय पर पूरी तरह से ट्रेन की दो पटरियों की तरह एक हिंदू और मुस्लिम के ट्रैक पे दौड़ रही है। ठीक है सर, इस पर भी अभी हम थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं, एक बार हम उनको, जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में क्या कुछ हुआ, कैसे ये मामला सामने आया। देखिए विनोद जी, अगर मैं बात करूं, ये पूरा मामला जो सामने आया, लेखा प्रभारी महिपाल सिंह का एक इंटरव्यू आया, हमारे साथ ही हैं अभिषेक उपाध्याय, वो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं टॉप सीक्रेट, उन्होंने इंटरव्यू किया महिपाल सिंह का, और मुझे लगता है कि उन्होंने ब्रेक ये खबर की, उन्होंने टॉप सीक्रेट को ओपन सीक्रेट कर दिया। हाँ, ओपन सीक्रेट किया। तो महिपाल सिंह ने जो इंटरव्यू दिया वो लेखा प्रभारी थे वहां के, मतलब देखरेख करते थे, जहां गणना होती थी वहां वो मौजूद रहते थे। तो उन्होंने उस बातचीत में कहा कि साहब मुझे हटा दिया गया जब मैंने शिकायत की यहाँ पर कुछ गड़बड़, बस यहीं पर मैं आना चाह रहा था जी। तो उन्होंने कहा कि और ये कह रहे हैं कि मुझे हटा दिया गया, और उन्होंने नाम लिया अनिल मिश्रा का। ये वही अनिल मिश्रा हैं जो राम मंदिर का जब अनुष्ठान चल रहा था यजमान थे, वो यजमान थे, वो उनकी पत्नी, दोनों लोग, उनकी पत्नी, वो यजमान थे, और उस पूरे अनुष्ठान में वो रहे, और ट्रस्ट के मेंबर हैं, और ट्रस्ट के पूरा जो कामकाज है, जो प्रोक्योरमेंट होती है वहां पर, वो उन्हीं के माध्यम से हुई मंदिर निर्माण के दौरान भी। तो महिपाल सिंह ने ये आरोप लगाया कि साहब यहाँ पर जो धातुएं आती हैं, यानी जो एसेट्स आती हैं, सोना चांदी की, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं रखा जाता। और उन्होंने चंपत राय के जो सहयोगी हैं टिन्नू यादव, उन पर भी आरोप लगाया कि उनके पास तब जहां पर वो धातुएं रखी जाती थी उनकी चाबी उनके पास रहती थी, और भी तमाम चीजें। ये तक कहा कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई, लगभग 6-7 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई। तो जब ये तमाम बातें सामने आई, उसके बाद एक एक करके लोग आए, और फिर ये पूरा मामला सामने आया। देखिए, इसमें होती है कि 8 लोग जो पकड़े गए, जो जेल में हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो सवाल खड़े करती हैं ऊपर के लोगों को लेकर के। पहली बात यह कि महिपाल सिंह ऑडिटर थे, लेखा जगह, जब उन्होंने पहले शिकायत की, आपत्ति की, तो उनको हटा क्यों दिया गया? जी, अगर चंपत राय जी और अनिल मिश्रा और गोपाल राव जी सारे लोग जो है, आपने उस विसिल ब्लोअर को हटा दिया, तो विसिल ब्लोअर को अगर आपने हटा दिया तो क्यों हटा दिया, सवाल तो पूछा जाएगा ना। आपको टिन्नू यादव पे विश्वास था और महिपाल सिंह पे विश्वास नहीं था, तो कहीं ना कहीं भाई मनमोहन सिंह ने तो 2G नहीं किया था, बिल्कुल, मनमोहन सिंह ने तो कोलगेट नहीं किया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वो थे। तो कहा जाता था कमीशन और ओमिशन, तो कमीशन नहीं लिया तो ओमिशन तो है, आपकी सहमति तो है, ओमिशन तो है ना। हाँ। अनदेखी तो कर रहे हैं ना वो अपराध किया, बिल्कुल, तो यहाँ ओमिशन तो है। वही चीज तर्क यहाँ भी लागू होता है ना, बिल्कुल, कि
ठीक है, जैसे राकेश जी ने कहा कि भाई मोदी जी और योगी जी पर कोई किसी को वो नहीं है, मनमोहन सिंह की ईमानदारी पे कोई शक नहीं था, लेकिन ओमिशन का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी ओमिशन का मामला है। हमारे मुख्यमंत्री जी लगभग हर हफ्ते अयोध्या जाते थे, ठीक है, वहाँ दर्शन करते थे, बात करते थे, सब करते थे। अब उनकी नज़र में बात नहीं आई, क्यों नहीं आई? आनी चाहिए थी। क्या हमारा जो खुफिया तंत्र, सूचना तंत्र जो स्टेट का है, डीएम की नज़र में क्यों नहीं आई? डीएम तो ट्रस्ट के मेंबर हैं, और जब महिपाल सिंह को हटाया गया तो डीएम साहब क्या कर रहे थे? उनसे सवाल होना चाहिए ना कि भाई आपने इस पे क्या कॉग्निजेंस लिया, आपने क्या इसकी जानकारी ऊपर मुख्यमंत्री जी को दी? संजय प्रसाद जी सेक्रेटरी होम, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, वो पदेन सदस्य हैं, क्या उनको बताया गया? तो ये तो डीएम पे भी सवाल उठेगा। आप सरकार के प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल। जब इस तरह की हुई, फिर रजनीश सिंह ने शिकायत की, जो बीजेपी के नेता है वो, और जो सीसीटीवी जो गुप्त रूप से लगाए गए, जो कह रहे हैं कि 70 दिन में 40 बार चोरी पर हुई, तो ये सब तो हो रहा था ना। इसके पहले 2021 में जब जमीन वाला मामला आया था, 21 में जी, जो संजय सिंह ने उठाया था और बाद में उसके दस्तावेज पेश किए कि 2 करोड़ की जमीन 10 घंटे के 8 घंटे के अंदर ही जो है वो, ये 5 घंटे के अंदर ही जो 18 करोड़ में खरीदी गई जी। तो किसको लाभ दिया गया? वो पैसा कहाँ, क्यों ऐसा हुआ? फिर दूसरा ही आया 9 करोड़ की जमीन 45 करोड़, फिर नजूल की जमीन। तो ये तो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आ रहे थे। तो ये तो सवाल जनमानस, इनका जवाब देना पड़ेगा ना। ये तो आपने 8 लोग पकड़ कर दिया, ठीक है, तो वैसे ही है जैसे 2G में आपने राजा को अंदर कर दिया था और कनिमोजी को अंदर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या मनमोहन सिंह बच पाए उससे, उसके राजनीतिक प्रभाव से? जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग भले अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को वोट न दें जी मंदिर वाले मुद्दे पे, लेकिन हिंदुत्व की धार कमजोर हो गई है इस पूरे उससे। जो आक्रामक हिंदुत्व की धार से बीजेपी उतरती थी मैदान में, वो कुंद हो गई है, क्योंकि वो आस्थावान हिंदू, आप उनको छोड़ दीजिए जो संघ के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के काडर हैं जो कोर, लेकिन एक सामान्य आस्थावान जो हिंदू है, वो हो सकता है कि वोट ही डालने न जाए, नोटा पे वोट लगा दे। उसका मतलब जो उसकी जो पार्टी को लेके जो आक्रामकता थी होती है जी, वो कमजोर हो गई है। यार किसके लिए हम वोट दें, किसको चुने, ये मन में तो आता है ना सवाल। बिल्कुल। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जैसे हिंदुत्व बीजेपी की पीछे, सामाजिक न्याय समाजवादी पार्टी और जनता दल इनकी पीछे रही है जी, मंडल, लेकिन कई बार अपनी पीठ पे गड्ढे भी हो जाते हैं अपनी बैटिंग से। हाँ बिल्कुल। तब आप खेल नहीं पाते। तो जैसे सामाजिक न्याय के योद्धाओं ने अपनी पीठ पे गड्ढे किए और उसका फायदा बीजेपी को मिला। हाँ बिल्कुल। और बीजेपी ने मंडल को मिक्स किया। ऐसे ही यहाँ एक गड्ढा हो गया हिंदुत्व की पीठ पे। अब इस गड्ढे को कितना भर पाएगी बीजेपी, कैसे भर पाएगी और वो कैसी बॉलिंग करेंगे, इस पर निर्भर करता है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा मानस में, कितना पड़ेगा, क्वांटम क्या होगा ये अलग। जब बिना ये चढ़ावा चोरी के उस वक्त जब राम मंदिर के लोकार्पण के आलोक में चुनाव हुए तब 240 रह गई। बिल्कुल, है ना। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में आप 33 पे आ गई बीजेपी जी, जबकि राम मंदिर का सब कुछ सकारात्मकता थी उससे। बिल्कुल माहौल था, माहौल था भाई। 22 जनवरी को सारा कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद चुनाव हो रहे थे, लेकिन हुआ जो भी कारण हो। अब तो साथ में ये बोझा जो है लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस बोझ का अगर असर नहीं पड़ेगा क्या? तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस मामले को, मेरी अपनी राय है कि इस मामले को पार्टियां हैंडल कैसे करती हैं। जैसे मनमोहन सिंह की सरकार और कांग्रेस पार्टी इसको कोयला घोटाला और 2G को हैंडल नहीं कर पाई जी, सलीके से पॉलिटिकली हैंडल नहीं कर पाई और खामियाजा भुगतना पड़ा। हो सकता है बीजेपी पॉलिटिकली हैंडल कर ले, और अगर नहीं कर पाई तो इसलिए मैं इतना तो मानता हूं कि धार जो है ना, क्योंकि सारे हिंदुत्व की धार बनी राम मंदिर से थी। हाँ बिल्कुल। जो हिंदुत्व की आक्रामकता और हिंदुत्व का एग्रेसिवनेस और जो धार बनी थी तो राम मंदिर से ही बनी थी ना। उसके पहले भी तो जनसंघ था। हाँ बिल्कुल, जनसंघ पार्टी थी, उसके पहले आरएसएस भी थी, वो धार नहीं बन पाई। मुद्दे तब भी 370 था, तब भी उनके सामने मुद्दा जो है। हाँ, जब पालमपुर अधिवेशन में जब भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को लाया, देखिए ये 1983 से शुरू हुआ जी। 1983 से पहले विश्व हिंदू परिषद, ये आरएसएस और जनसंघ इस मुद्दे में नहीं थे, सीधे तौर पर तो बिल्कुल ही नहीं थे जी। कुछ उनके लोग रहे होंगे,
है ना, लेकिन प्रकट रूप से जी 1983 में पहला जो सम्मेलन मुजफ्फरनगर में हुआ, जी जिसमें विश्व हिंदू परिषद भी शामिल हुई, विराट हिंदू परिषद एक संगठन बनाया था जिसमें कर्ण सिंह जी भी थे और बहुत सारे लोग थे, और वो इंदिरा गांधी की पहल पर बना था। जी वो बना और उसमें कांग्रेस इस मुद्दे को हथियाना चाहती थी, इंदिरा गांधी खुद। जी ये ये आप मैं 1983 की बात 1983 बात कर रहा हूँ। जी ये मैं जैन जी को के लिए ये बात कर रहा हाँ हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बताइए, क्योंकि बड़ा आप- जी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये जो है चीज़ें पता होनी चाहिए ना। जी देखिए 1949 में दिसंबर में, शायद 22 से 23 दिसंबर की तारीख थी, जब मूर्तियाँ वहाँ रखी गई बाबरी मस्जिद के उसमें नेहरू जी के टाइम में, और उसके बाद से ये मुद्दा गर्म हो गया। वो 500 साल वाला इतिहास वो अपनी जगह है कि लड़ाई, लेकिन कानूनी रूप से और पब्लिक डोमेन में ये मुद्दा जो है 1949 से दिसंबर से शुरू हुआ, और उस पर लगातार मांग कोर्ट में वो अंसारी अब्बास, वो जो अंसारी साहब थे हाशिम अंसारी, और मान रामचंद्र परमहंस, दोनों वादी प्रतिवादी थे, मुकदमा चल रहा था, दोनों एक ही टांगे बैठ जाते थे, मालूम आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हैं, और वो कई बार उनके पास पैसे नहीं होते तो वो दे देते, तो वो नहीं होता फिर कचहरी में अपना काम भी करते थे। खैर वो ये जब 49 से लेकर के ये लड़ाई चल रही थी, तो इसको लड़ रहे थे धर्माचार्य लोग, जी जो तमाम अखाड़ा परिषद अखाड़ों के जो थे, शंकराचार्य चारों थे, वो इसमें थे, और उनकी वो आवाज़ उनकी जो है उस तरह से जनता की आवाज़ नहीं बन पा रही थी। 1983 में पहली बार ये मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ मंदिर निर्माण को लेके, और जिसमें कम से कम 1 लाख लोग इकट्ठा हुए, और उसके कुछ संस्थापक लोग अभी भी हैं हमारे बीच में, जी विजय कौशल जी महाराज जी और कुछ लोग जो हैं, जो समय उसमें इंदिरा गांधी की चिट्ठी लेके दाऊद अल खन्ना गए, जो मुरादाबाद के रहने वाले कांग्रेसी नेता विधायक थे, मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर के, अधिक जी वो चिट्ठी ले गए। ये तो थोड़ा विजय कौशल महाराज जी ने मुझे इंटरव्यू में बताया था सारी चीज़ें। तो उस चिट्ठी में इंदिरा जी ने अपना नैतिक समर्थन दिया कि, और कहा कि भाई ये जरूरी है, लेकिन हम चूंकि सरकार में राजनीतिक पार्टी, हम सीधे इससे नहीं जुड़ सकते, आप लोग इस मांग को उठाइए फिर, क्योंकि वो उसको उस मुद्दे को, दरअसल पंजाब के बाद इंदिरा गांधी को हिंदुओं का जबरदस्त समर्थन मिला था 80 में जब जीत के आई थी वो, तो वो उस मुद्दे को एक तरह से जो है कंसोलिडेट करना चाहती थी। और इंदिरा गांधी की हिंदुत्व वाली छवि थी, वो हिंदू रुद्राक्ष और माता आनंदमयी और स्वरूपानंद जी का उनका पूरा और मंदिरों में जाना आना, तो वो उसको कंसोलिडेट कर, वो नेहरू से इस मामले में अलग थी, तो वो करना चाहती थी, वो इसलिए इसको दे रही थी। ये बात आरएसएस को भी समझ में आ गई, आरएसएस को लगा कि तो बड़ा मुद्दा है, और तब विश्व हिंदू परिषद एक्टिव हुई इसमें 83 में। उसके बाद 89 में बीजेपी को, कल विजय त्रिवेदी जी ने इस बात को बताया चैनल पे, और हम लोगों को भी जानकारी है कि अटल जी से बाला साहब देवरा जी ने कहा कि ये मुद्दा कांग्रेस ले लेगी, इसलिए इसमें आप इसको लीजिए, और अटल जी पहले से पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब संघ का दबाव पड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर अधिवेशन जो इनका हुआ हिमाचल में, आपके राज्य में, और वहाँ से अपना एक पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने इसको अपने हाथ में लिया, और वहीं से इस मुद्दे की विकास यात्रा और भाजपा की विकास यात्रा दोनों शुरू हुए। कांग्रेस ने, जब बीजेपी ने तो 89 में लिया है, कांग्रेस ने क्या किया कि 1985 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और शाहबानो वाला मामला हुआ, और शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा कांग्रेस ने, तो मुस्लिम तुष्टीकरण का सीधा सीधा आरोप उसके ऊपर चिपक गया, टैग लगा नहीं, चिपक गया। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए अरुण नेहरू, जो उनके बहुत राजीव गांधी के उस वक्त अमित शाह जी जैसे मोदी जी के क्लोज हैं, रणनीतिकार हैं, वैसे राजीव गांधी के रणनीतिकार अरुण नेहरू थे। अरुण नेहरू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वीर बहादुर सिंह से, जो वीर बहादुर सिंह को उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया था, उनसे कहा कि ताला खुलवाइए। तब ताला खुला फरवरी 1986 में, जिसको मैं गया था उस समय। अच्छा, आप मैं लखनऊ नवभारत टाइम्स में था, मैं कवर करने में गया था जब घटना हुई। और ताला कैसे खुला, कोर्ट ने जब पूछा, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई मंदिर पक्ष की तरफ से कि ताला खोल के पूजा की अनुमति, ताला बंद रहता था, अंदर लालदास पुजारी जो कोर्ट द्वारा नियुक्त थे वो पूजा करते थे, ये व्यवस्था थी। मैं खुद लालदास से मिला हूँ, बाद में लालदास जी की हत्या हो गई, तो वो जब, तो कोर्ट ने, जज साहब ने पूछा डीएम और एसएसपी से कि भाई ये हर बार जब भी लगती थी एप्लीकेशन तो कानून व्यवस्था के नाम पर मामला रोक दिया जाता था, तो वो कानून व्यवस्था डीएमएसपी ने कहा नहीं कोई समस्या नहीं, हम इसको हैंडल कर लेंगे। तो कोर्ट, चूंकि ऊपर से आदेश था, कोर्ट ने फट से जो है ऑर्डर दे दिया ताला खोलने का। ताला खोलते ही मुद्दा जो है केंद्रीय मुद्दा बन गया। और एक मैं दिलचस्प बात बताऊं
जो अब मुझे लग रही प्रासंगिक, जब मैं ताला खुला और मैं कवर करने गया नवारा टाइम से लखनऊ, रात में हम लोग पहुंचे थे, धर्मयुग के लिए भी हमने कवर स्टोरी की थी और अपना अखबार में, वहाँ स्थानीय लोगों से मैंने पूछा, हमने कहा भाई अब तो सब लोग खुश हो, ताला खुल गया। तो लोगों ने क्या कहा, कई लोगों ने कि साहब ताला तो खुल गया है, अब तो जो है चंदा और चढ़ावा जमा करने का नया रास्ता भी खुल गया है। ये आप बात करें 86 की, और ये हेडिंग से मैंने खबर लिखी थी कि कुछ राहें और खुली हैं, ताला ही नहीं, कुछ राहें और खुली। ये उस समय लोग, तो हमने आज जब ये सारा प्रकरण सामने आया तो लग रहा है लोग कितने दूरदर्शी थे, वो अयोध्या के स्थानीय लोग इस समय। और उसके बाद ताला खुलने के बाद फिर राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाया बाकायदा विशुद्ध परिषद से बात करके। तो कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को हथियाने की उसमें थी, और यहाँ तक कि अशोक सिंघल जी और राजीव गांधी की जो बातचीत हुई थी, जिसमें जो, मैं उसका गवाह नहीं हूँ, लेकिन शीतला सिंह जी जो वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार थे, जनमोर्चा अखबार है, वो बाकायदा इस आंदोलन में, इस पूरे विवाद में सक्रिय थे। उन्होंने अपनी किताब में इस बात को लिखा है कि राजीव गांधी तैयार हो गए थे कि इसको मेक शिफ्ट टेक्नोलॉजी से बाबरी मस्जिद को वहाँ से हटा के और ज़मीन दे दी जाए, जिसपे अशोक जी मान गए थे। लेकिन उनको भी संघ ने झाड़ा, मतलब झाड़ा शब्द में माफ़ करिएगा, उनको संघ ने ऐतराज़ किया कि नहीं, हमें तो आंदोलन करना है, आंदोलन से मंदिर बनवाना है हमें। उन्होंने, अशोक जी ने कहा कि भाई हम मंदिर तो हमारा मुख्य यही तो था, झगड़ा है। बोले नहीं, आंदोलन करके, मंदिर तो ऐसे बहुत बने हुए हैं राम जी के, लेकिन ये मंदिर विशेष मंदिर है। तो संघ उसको, उसका दूरगामी प्रभाव को समझ रहा था, उसको मालूम था कि यही एक मुद्दा है जिससे हम हिंदुओं को संगठित कर सकते हैं, जिससे पूरे देश में हिंदुत्व का ज्वार पैदा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अडवाणी जी की रथ यात्रा, अडवाणी जी की रथ यात्रा के बाद फिर वो गोली कार सेवकों पर चली, ये सब हम लोगों ने कवर की देखी है। और बाद में फिर जो है वो नरसिम्हा राव जब के टाइम में मस्जिद गिरी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर बने तो नरसिम्हा राव ने 4 महीने का समय मांगा इस पूरे मसले पे। विश्व परिषद ने, धर्म संसद हुई और धर्म संसद ने चेतावनी दी कि सरकार तुरंत मंदिर का रास्ता साफ करे, तो हम कार सेवा करेंगे। तो नरसिम्हा राव ने कहा हमें 4 महीने का समय दीजिए, मॉनिटरिंग, हम 4 महीने में इस विवाद को सुलझा लेंगे। जुलाई से ये 4 महीने की समय सीमा शुरू होती थी, लेकिन वो बात बनी नहीं आगे, और स्थिति हो गई कि वो फिर कार सेवा हुई, बाबरी मस्जिद का ये ढांचा का ये जो भी है वो गिरा। गिरने के बाद कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त हुई, सब हुआ। फिर चारों शंकराचार्यों को बुलाया नरसिम्हा राव ने, जिसमें श्रृंगेरी की पीठ के भारती तीर्थ महाराज पहली बार दिल्ली आए, कभी वो जाते दिल्ली आए नहीं। स्वरूपानंद जी 2 पीठों के शंकराचार्य थे वो, और निरंजन देव तीर्थ आपके पुरी के। चारों शंकराचार्यों को प्रधानमंत्री निवास में उनका स्वागत किया गया। नरसिम्हा राव जी ने बाकायदा कमर तक धोती पहन के नंगे बदन शंख बजाते हुए बटुक ब्राह्मणों के साथ उनका स्वागत किया था। अच्छा। और ले गए थे पद प्रक्षालन करते हुए उनका। तो हिंदुत्व के कितने बड़े नरसिम्हा राव जो है वो थे, तो अडवाणी जी सबको पीछे छोड़ दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मंदिर ना तो मैं बनवाऊंगा ना अडवाणी जी बनवाएंगे, मंदिर साधु संत बनवाएंगे। और तब रामालय ट्रस्ट की स्थापना हुई, जिसमें चारों शंकराचार्य, रजिस्टर्ड हुआ बाकायदा रामालय ट्रस्ट, स्वरूपानंद जी अध्यक्ष उसके, और आपके चारों शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, अखाड़ा परिषद के प्रमुख, सब उसमें शामिल किए गए। और ये ट्रस्ट जो है मंदिर बनवाएगा, और कोशिश की जाएगी जल्दी से जल्दी जो है इस मामले में निपटाया जाए। लेकिन फिर अर्जुन सिंह आ गए उसमें, फिर चंद्रा स्वामी कूद पड़े, कांग्रेस की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई, और उस चक्कर में वो मामला लटक गया। और वो भारतीय जनता पार्टी को और बीएसपी को मौका मिलता गया आंदोलन करने का, चुनाव भी होते गए बीच बीच में। फाइनली वो मुद्दा फिर भाजपा ने अपने हाथ में पूरी तरह से लिया, और अल्टीमेटली उसका फायदा भाजपा को मिला, क्योंकि वो लड़ाई वही लड़ रही थी बिल्कुल विशुद्ध परिषद। तो कुल मिला के ये उसकी कहानी है। फिर वो जो भी शुक्ला जी कह रहे थे 2001 की कुंभ वाली धर्म संसद, जिसमें वो पूरा प्रस्ताव पारित हुआ तारीख को लेकर के, तो ये सब चीज़ें हुई। और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का फैसला किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने नया ट्रस्ट बनाने को कहा। जो पुराना रामालय ट्रस्ट था, अगर उसी को ये कर देते कि भाई इसी ट्रस्ट को सौंपा जाए, क्योंकि उसमें निर्मोही अखाड़ा, स्वरूपानंद जी ये पार्टी थे जी उस विवाद में, तो ये चाह रहे थे कि प्रबंधन इनको सौंपा जाए, लेकिन वो इनको नहीं सौंपा गया, वो ट्रस्ट को सौंपा गया। तो अब वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं इस खाली बात को कंक्लूड करूंगा कि चूंकि राम मंदिर के मुद्दे से ही भाजपा का इतना विस्तार हुआ,
और राम मंदिर का मुद्दा ही वो गंगा है, जो गंगोत्री से गंगा सागर तक जाती है, जो भाजपा की राजनीति जो 1980 से शुरू हुई, तो वो जो आपने बात की कि उसकी जो धार है वो कुंद जरूर वो अब वो कितनी कुंद होती है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि तब तक इस देश में मुद्दे बहुत जल्दी बदल भी जाते हैं, पता नहीं चुनाव के टाइम कौन सा मुद्दा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए, लेकिन अभी आज की तारीख में जो लग रहा है वो ये लग रहा है। तो राकेश जी, अभी हमने इस पर बात की कितना असर पड़ेगा, आपने भी अपनी बात कही, विनोद अग्निहोत्री जी ने भी अपनी बात कही, लेकिन अब ये बताइए कि जो आपने शुरुआत में बात कही थी कि जो पूरे के पूरे ट्रस्ट का प्रबंधन था, चंपत राय जी को देखना था, अनिल मिश्रा थे, बाकी तमाम लोग थे, सरकार के प्रतिनिधि, प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि, केंद्र के प्रतिनिधि, सब उसमें थे। तो क्या अब ये स्थिति ऐसी खड़ी हो गई जैसे अगर हम दक्षिण भारत के मंदिरों में देखें कि तिरुपति देवस्थानम है या रामेश्वरम या श्राइन बोर्ड की बात करें, हम वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बात करें कि सीईओ एक पेशेवर प्रबंधक वहां पर काम करता है, और बोर्ड एक सीईओ वाली पद्धति से इस ट्रस्ट को रन किया जाना चाहिए था या जाना चाहिए आगे, या जिस तरह का ट्रस्ट बना था, क्योंकि जिस भरोसे की बात हुई, जो भरोसा टूटा है, देखिए मामला आस्था का, वो बिल्ट भी तो करना होगा। अभी भी ट्रस्ट में 4-5 IAS हैं, कहाँ थे? सवाल बिल्कुल सही है। यदि आप एक सीईओ के हाथ में पूरा राम मंदिर देना चाह रहे हैं तो अभी जो 5 IAS थे, क्या वो ये इस इंतजार में थे कि पूरा ट्रस्ट हमको दे दिया जाए, इसलिए वो अपनी भूमिका सीमित किए हुए थे क्या? देखिए, पूरे ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। आप काम का बंटवारा कर सकते हैं, आप अखबार में हैं, पत्रकार हैं, तो हमारे यहाँ बीट बांटी जा सकती है, लेकिन यदि किसी दूसरे बीट की खबर यदि मेरे पास है तो हम अपने संपादक से चर्चा करके उस खबर को बनाते रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। वेरी राइट सर। ऐसा नहीं है कि रोहित जी के बीट की खबर मेरे पास है तो मैं नहीं बना सकता, ऐसी बाध्यता हमारे व्यवस्था में नहीं है। हमारी व्यवस्था मतलब हमारी सामाजिक व्यवस्था में, अखबारी व्यवस्था की मैं बात नहीं कर रहा। तो ट्रस्ट में यदि आपके भारत नियंत्रक महालेखापाल परीक्षक के सचिव भी है तो क्या कर रहे थे? और ट्रस्ट में यदि अयोध्या के डीएम है तो क्या कर रहे थे? और ट्रस्ट में आपके रिटायर IAS है तो क्या कर रहे थे? गृह सचिव हैं जी, क्या कर रहे थे वो? यदि ये कुछ नहीं कर पाए तो एक रिटायर IAS को दे के आप कौन सी व्यवस्था सुधार देंगे? देखिए, मंदिर, भारत के मंदिर 2 पद्धतियों के हैं, एक तो समाज द्वारा संचालित है, एक परिवार द्वारा संचालित है, और हमेशा से इन मंदिरों का खुर्द-बुर्द करने को लेके हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहा है। और सबसे समृद्धशाली मंदिर तो आपके साउथ के हैं। हाँ, बिल्कुल। कई बार राज्य सरकारों की तरफ से ये मैसेज किया गया कि अब हम मंदिरों का धन लेके और विकास कार्य में लगाएंगे। मैं ये कहता हूँ भारत सरकार को इन दोनों व्यवस्थागत जो मंदिर हैं या जो भी धर्म स्थल हैं, उन धर्म स्थलों के लिए एक कानून बनाना चाहिए कि वहाँ होने वाली आय का पहला जो खर्च है वो होना चाहिए आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था पे। ये कानून होना चाहिए, छीनने का कानून नहीं होना चाहिए, अधिग्रहण अधिपत्य का कानून नहीं होना चाहिए कि मैं देखूंगा। अच्छा, जहां ब्यूरोक्रेट देख रहा वहां कौन सा बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा। मैं आपको अभी एक उदाहरण दिए देता हूं हाल का। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की व्यवस्था करने के लिए, बेहतर करने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई जी, वृंदावन में। और हाई पावर कमेटी में एक रिटायर हाई कोर्ट के जज हैं, एक रिटायर डिस्ट्रिक्ट जज हैं, DM, SP और नगर निगम आयुक्त हैं। अब आप सोचेंगे इन तीनों को क्यों लिया गया? तीनों को इसलिए लिया गया कि जब पर्व के समय पर भीड़ बढ़ती है तो नगर निगम आयुक्त की जिम्मेदारी होती है पानी की व्यवस्था करिए, पंखा की व्यवस्था करिए, ठंडक की व्यवस्था करिए। ये व्यवस्था नगर निगम आयुक्त करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था, भीड़ ना हो, भगदड़ ना हो, इसके लिए SP को रखा गया, और बाकी ओवरऑल व्यवस्था के लिए DM को रखा गया। और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज रिटायर रखे गए उनको सुपरविजन के लिए रखा गया कि आप ओवरऑल सुपरविजन करेंगे कि लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो क्या रहा है? 250 पुलिस वाले छांटे गए, 50 पुलिस वालों को VIP पार्किंग में लगा दिया गया कि जो भी VIP आएंगे उनको लेके आप एक पूरा का पूरा जो गली है वृंदावन में बिहारी जी कॉरिडोर तक, जादौन पार्किंग नाम है VIP पार्किंग का, वहाँ से और मंदिर तक लाने के लिए एक पूरी गली खाली रखी गई है VIPों के लिए। वो 50 पुलिस वाले VIP को सलामी ठोक के लाते हैं, मंदिर में दर्शन कराते हैं, बाकी पब्लिक लाइन लगा खड़ी रहती है 2-3 किलोमीटर।
ठीक, बाकी सारी गलियां इन्होंने बंद कर दिया, बैरिकेड लगा के। बाकी पुलिस को लगा दिया कि दो काम में, कि गलियों में आप व्यवस्था करने के लिए श्रद्धालुओं पे लाठी बरसाइए, और जो अंदर दर्शन करने परिसर में, बांके बिहारी मंदिर परिसर में पहुंच चुका है, उस पर किसी तरह की दिक्कत यदि आती तो आप उन पे लाठी बरसाइए। देखिए, ये व्यवस्था जो आप कह रहे हैं ना कि सीओ रख दिया जाए, तो मैं इस व्यवस्था का उदाहरण दे रहा हूं। पिछले 9 माह हो चुके हैं हाई पावर कमेटी को बने हुए, और जन कल्याण के रूप में एक काम हुआ है। CSIR से पैसा लेके जो परिसर है बांके बिहारी मंदिर का, उसके अंदर उन्होंने बैरिकेडिंग कर दिया। तो जो इकट्ठा पब्लिक जाती थी, वो खड़े होकर बांके बिहारी जी को प्रणाम करती थी, दर्शन करती थी, वो अब क्या करती है कि बैरिकेड में घुसती है, घुसते चाई माई घूमते हुए 15 से 20 मिनट तक रहती है, और फिर धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो पहले आपके बरामदे में खड़े होके, सीढ़ी पे खड़े होके और नीचे दालान में खड़े होके दर्शन कर लेते थे, वो व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो चुकी है। तो आप किस IS की बात कर रहे हैं कि उसको CO बना दिया जाए तो राम मंदिर का प्रबंधन बड़ा अच्छा हो जाएगा? CO तो वहां भी बैठा हुआ है आपके तिरुपति बालाजी में, जहां 2024 में चंद्रबाबू नायडू जी चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला उजागर किया कि घी में चर्बी मिली हुई है, लड्डू। उसके लिए SIT गठित की गई, उसका टेस्ट कराया गया, पाया गया कि उस घी में चर्बी है। और जब उस कंपनी का नाम सामने आया तो मैं नेट पे सर्च किया, तो आपको आश्चर्य होगा रोहित भाई, जब मैं सर्च किया तो पता चला कि वो कंपनी की शुरुआत 15 करोड़ से हुई, और उसका पूरा फार्म हाउस जो है, जिसको अपन गौशाला कहते हैं, 8 एकड़ में, और 2.5 साल में वो 350 करोड़ की कंपनी बन गई। 2.5 साल में 15 करोड़ से, और वो वेबसाइट में डाला हुआ था उसका पूरा कंपनी का नाम, घोषित है ये उसका। हाँ, ये घोषित मैं बता रहा हूँ। 15 करोड़ से शुरू हुई कंपनी और 250 350 करोड़ में पहुंच गई। अब 8 एकड़ में उसके जो फोटो आई हुई थी उसमें 3 शेड बने हुए थे, और वो 3 शेड में यदि आप मान लीजिए बहुत ज्यादा जबरदस्ती भी गायों को रखेंगे तो 100 गाय से ज्यादा आप नहीं रख सकते, या 100-150 गाय आप रखेंगे। अब 150 गाय पालन करने वाला, और जितना घी वहां लगता है तिरुपति बालाजी में, क्या वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, 320 रुपए किलो के हिसाब से क्या घी की आपूर्ति की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तीसरा, कि जब ये टेस्ट हुआ और ये प्रमाणित हो गया कि हाँ घी में चर्बी मिली हुई है, तो SIT ने सभी को क्लीन चिट क्यों दे दिया? क्या किसी को सजा दी गई? आज तक आपने सुना कि तिरुपति बालाजी मंदिर के घी में चर्बी प्रमाणित होने के बाद भी इसको दंडित किया गया, और वहां कौन देख रहा है? CEO देख रहा है। तो यदि आप यहां राम मंदिर को CEO को दे देंगे तो क्या करेगा वो? इसलिए देखिए, जो भी मंदिर है, मंदिर का प्रबंधन तो धर्माचार्यों के हाथ में होना चाहिए और समाज के हाथ में होना चाहिए। मैं देखिए, जैसा विश्वास संघ ने किया चंपत राय जी पे, चंपत राय जी ने किया अपने सारे चंपुओं पे, उसी तरह से धर्माचार्य भी बड़े निश्चल होते हैं, वो भी विश्वास करेंगे। और इसी टाइप से, जैसे आपने 2 नाम दे दिए, मैंने दे दिए, मैंने, तो धर्माचार्यों ने उनको व्यवस्था में लगा दिया, और वही व्यवस्था में फिर खुर्द-बुर्द होगा। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि जिस व्यवस्था को खुर्द-बुर्द करने की कोई गुंजाइश ना रहे, और फिर उसके बाद आप धर्माचार्यों को बिठा दीजिए। तो ये एक कानून बनना चाहिए, सभी धर्मों के लिए एक कानून बनना चाहिए, जिसमें जो पारिवारिक मंदिर हैं उनकी एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए, और जो सामाजिक मंदिर हैं उनकी एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए मेरा मत ये है कि CO को सौंपने से बाबूगिरी न कराया जाए, धर्म स्थल को धर्म स्थल की तरह चलाया जाए। नहीं, सही कह, मैं सहमत हूँ राकेश जी की बात से कि ये CO हल नहीं है जी, इस समस्या का हल CO नहीं है। CO वाला, अच्छा, तमाम सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार होता है, वहाँ तो सारे CO हैं, नहीं होता क्या? और CO किन को रखेगा? हाँ, CO भी तो अपने सरकार के लोगों को लाके रखेगा ना, किसी की सिफारिश पर रखेगा, बिल्कुल, बिल्कुल किसी के रिकमेंडेशन पर रखेगा। बल्कि आपको बताऊं कि बहुत सारे, आप देखिए, खासकर दक्षिण भारत के जो ट्रस्ट हैं, जो धर्माचार्यों द्वारा संचालित हैं, वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। उनके आप स्कूल देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, सामाजिक काम और संचालन उनका, उनकी जो मठ के लोग हैं वो कर रहे हैं। लिंगायत
जो हाँ, मठ बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। जो वोकालिंगा मठ है कर्नाटक के, या तमाम सारे वेलूर मठ हैं, ये जो आपका रामकृष्ण मिशन जो है, ये सब ये लोग तो कर रहे हैं, कितना अच्छा संचालन कर रहे हैं। तो क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति धर्माचार्य होगा, कहीं ना कहीं धर्म के प्रति उसके अंदर आस्था भी होगी, और धर्म के प्रति एक उसके अंदर वो भी होगा कि भाई ऊपर वाला देख रहा है, निष्ठा है, निष्ठा डर है। उसको एक धर्म, वो धर्म प्राण व्यक्ति होगा, धर्म भीरु धर्म प्राण। और जो नॉर्मल जो ब्यूरोक्रेट से कोई जरूरी नहीं है कि वो धर्म प्राण हो, वो हो। तो ब्यूरोक्रेट के हाथ में देने की बजाय व्यवस्था वैष्णो लोगों के देवी, हाथ में। वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट में जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है कलेक्टर। जी। अभी एक वीडियो आया था, हम्म, तो वहाँ के कलेक्टर साहब को एक परिसर जो था, धार्मिक परिसर, उसका फीता कटवाने के लिए ले गए, तो उनसे कहा गया आप जूता उतार दीजिए। वो नाराज हो गए, वीडियो में था, और बहुत नाराज हुए, जूता उतरवाना था तो मुझे लेके क्यों आए। तो अब आप ये अंदाजा लगाइए, अब फिर विंध्याचल में देख लीजिए, विंध्याचल में मंदिर में कितना पवित्र स्थल है वो विंध्यवासिनी जी का। जी। जो ड्यूटी में थे अपने तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब, वो जूता पहन के गर्भगृह तक चले गए, भक्तों ने उनको भगाया। जी। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि देखिए, बाबू बाबू होता है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, एसडीएम हो, डीएम हो, तहसीलदार हो, बाबू ही होता है वो। और उसको जो है उत्तराखंड में इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको यस सर करना है, करना और करवाना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो इसलिए सीओ के हाथ में देने का निर्णय मैं उचित नहीं। देखिए, वैष्णो देवी की व्यवस्था इसलिए अच्छी लोगों को लगती है जी। कि वो सब सीआरपीएफ के हाथ में है। हाँ, एग्जैक्टली। जी जी जी। उसका सारा प्रबंधन जो है CIF, सीआरपीएफ के हाथ में है, और सीआरपीएफ के जवान पूरी निष्ठा के साथ उसको काम करते हैं। जी वहाँ पुजारी भी सीआरपीएफ के ही हैं, जो वहाँ अंदर आप जब जाते हैं जी जी। और जब वो कहते हैं वहाँ रुकने प्रणाम करके आप चढ़ते हैं, वो पुजारी भी सीआरपीएफ के ही हैं। अच्छा, ये मुझे ये नहीं ध्यान में था कि पुजारी भी सीआरपीएफ CRPF के हैं। जी। पेड है सीआरपीएफ से। और इतना सहयोगी भाव सर रखते हैं वो जवान, इतना सहयोगी भाव रखते हैं कि आप देखिए कि पैदल जाने वालों को कहीं कोई एक, आज तक एक भी ऐसी घटना नहीं आई जिसमें कहा गया हो कि वहाँ सुरक्षा में तैनात लोगों की तरफ से किसी भी भक्त के साथ कोई अभद्रता की गई हो, आज तक सुनने में नहीं आया। और वहाँ वो ये भी नहीं है, वीआईपी भी अगर आता है तो भक्तों को दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा, सामान्य लोगों को उनका एक रास्ता है, उससे निकाल देते हैं, लेकिन बिना वो जो लाठी वाला की पता लगा लाठी चल रही बाकी बिहारी में, वैसा नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपके पास यदि समय हो तो आप एक सामान्य नागरिक के तौर पे किसी शुक्रवार, शनिवार, रविवार या किसी पर्व में चले जाइए, और बाके बिहारी जी का, बाके बिहारी जी का दर्शन करके आप आके मुझे बता दीजिए कि मुझे बड़ा सकुशल दर्शन हो गया। मैं आपको पिछले साल की बात बता रहा हूँ, मार्च अप्रैल का महीना रहा होगा, मैं बिहारी जी के दर्शन करने पहुंचा। तो आप ये सोचिए कि बस मैं वहाँ गर्भगृह से काफी दूर, मैंने भीड़ देखी, मैंने वहीं से नमस्कार किया और मैंने उनसे माफी मांगी कि मैंने कहा जी यहीं तक आपका दर्शन हुआ, और वहीं से वापस आया। मैं अंदर नहीं जा पाया। मैं तो 2020 होगा या 21 होगा, मुझे ध्यान नहीं है। तो नए साल के पहले दिन, अच्छा, हमारे एक मित्र कानपुर के दोस्त हमारे, तो वो आए हुए थे परिवार के साथ, उन्होंने बुला लिया सब हमको, मेरी पत्नी को, यार आ जाओ करेंगे। और तो 31 को हम लोग होटल में रुक गए, और 1 की सुबह जो है हम लोग गए, अपार भीड़ गलियों में। भाई बस ये है कि दर्शन तो हो गए किसी तरह, लेकिन वो बिहारी जी की कृपा से बस बच ही गए, जान बच गई। जान। हमारे साथ जो हमारे मित्र, उनकी पत्नी थी, वो तो जो स्टम्पीड हुआ है और जो उल्टा सुल्टा काम किया पुलिस वालों ने, एक ही गली से आ भी रहे लोग, जा भी रहे, उधर रास्ता बंद कर दिया, और पता लगा कि वो महिला जो थी वो बेचारी गिरी, वो तो हमारा बेटा पीछे से संभाल लिया उनको किसी तरह से। उसके बाद रोहित भाई हिम्मत नहीं हुई कि अब जाके हम भैया अभी बिहारी जी को यहीं से प्रणाम। अभी पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, हाँ, आपके गोवर्धन परिक्रमा और ब्रज की परिक्रमा चलती है, तो नगर निगम की तरफ से जो भीड़ वहाँ बांके बिहारी मंदिर में दर्शनार्थियों की जा रही थी, तो उनके सुविधा के लिए नगर निगम ने बड़ा उम्दा काम किया। उन्होंने सारे ऐसे पंखे सड़क के किनारे लगाए जिसमें करंट उतर रहा था, और उसमें एक छतरपुर का बालक था, वो टच हुआ और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो अब आप सोचिए कि नगर निगम कमिश्नर जो हाई पावर कमेटी में प्रमुख सदस्य हैं, वो कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, डीएम और एसपी कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं फिर से कहूँगा कि बाबू को
धर्म स्थल की जिम्मेदारी नहीं दी। ठीक है सर, अब इसमें एक और बात आती है। हमने बात की कि किस तरह से ये दान चोरी की बात है ये सामने आई। अभी हमने एक आस्था पर किस तरह से ठेस है इस पर भी बात की। फिर ये भी हमने डिस्कस किया कि क्या ऑप्शंस क्या हो सकती हैं। जैसे एक ये था कि साहब सीईओ बना दीजिए, तो इस पर भी आप दोनों ने अपनी बात आप एस्कॉन को देखो ना, हाँ एस्कॉन में तो कोई सीईओ नहीं है, सारा कुछ मैनेज उन्हीं के द्वारा है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। मैं तो खुद उसका लाइफ टाइम मेंबर हूँ। जाते हैं और वो सब हर चीज़ उनकी जो है ट्रांसपेरेंट भी है, ऑडिट भी होता है, सब होता है, सब पब्लिक में देखते हैं। तो सर अब इस पूरे मामले में जो एसआईटी गठित की, एसआईटी बन गई और 8 लोग पकड़े भी गए जिनका जिक्र किया, तो एसआईटी की जो भी शुरुआती जांच है, जो कुछ चीजें सामने आई उसमें जो सामने बातें आई है कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन वहां पर हुआ, यानी जो गार्ड थे उनकी मौजूदगी वहां नहीं होती थी। सीसीटीवी नियमों की अनदेखी हुई। नियम के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज 180 दिन तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए थी, लेकिन फुटेज सिर्फ 45 डेज की वहां पर रखी गई। तो चुनाव आयोग टाइप हो गया मामला, वहां भी 180 से 45 किया गया जी। और हुंडियों की चाबियों में अनियमितता, जो टिन्नू यादव जो चंपत राय के सहयोगी थे उनके पास हुंडियों की चाबी रहती थी, जो कि नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं है। दान में गड़बड़ी की बात है कि जिन जांच एजेंसियों का मानना है कि जिन दान पेटियों की चाबियां टिन्नू के पास थी उन्हीं से प्राप्त नकदी में कथित गबन भी हुआ। एसओपी लागू नहीं हुई कि स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर था वो उसको लागू नहीं किया। ड्रेस कोड का उल्लंघन हुआ। अभी नृपेंद्र मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि अब ऐसे ही कपड़े पहनाइए कि बिना जेब वाले। वो पहले से था सर कि जहां पे काउंटिंग होगी वहां पर, लेकिन वहां सब जेब वाले कपड़े पहन के जाते थे, उसका भी उल्लंघन हुआ। इसके अलावा रैंडम चेकिंग कभी नहीं हुई वहां पे कि अचानक किसी ने आगे औचक निरीक्षण किया हो, जो शायद जो ट्रस्ट औचक निरीक्षण किया हो। और सुरक्षा एजेंसियों की कोई तैनाती नहीं थी उस एरिया में जहां काउंटिंग हो रही है। और नियुक्ति पर तो सवाल है कि अनिल मिश्रा के करीबी लोगों को रखा गया, रिश्तेदारों को रखा गया। तो ये एसआईटी का पूरा अभी तक की जांच है। मैं ये कहूँगा कि अपने प्रोफेशन से ही हम लेते हैं कि आप हमारे संपादक हैं, और संपादक जिस रिपोर्टर को बहुत स्नेह रखता है तो फिर ऑफिस में वो कितनी देर आता है, कितनी देर जाता है और कितनी रिपोर्ट बना के देता है, इस पर सवाल कोई उठाने का साहस नहीं करता जी। तो चंपत राय जी की तरफ से जो लोग रखे गए, किसके हिम्मत है कोई सवाल खड़ा कर दे टिन्नू यादव पे कि तुम कितनी बार अलमारी खोलते हो और क्या करते हो, कितनी बार तुम बाथरूम जाते हो और फिर बाथरूम से आते हो, घर जाने से पहले तुम बाथरूम क्यों जाते हो, कौन सवाल खड़ा करेगा। सवाल यहाँ पे ये है कि जिन पे चंपत राय जी विश्वास, जो लेखपाल जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उन्होंने ये भी बताया कि बाकायदा जिस कक्ष में काउंटिंग होती थी, महिपाल ने, कि जहां काउंटिंग होती थी नोटों की, तो एक दिन टिन्नू यादव वहां पहुंचे, काउंटिंग जो थी वो रोक दी गई, उस काउंटिंग को रोका गया पूरा एक दिन, और जितने सीसीटीवी वहां पर लगे थे उस पर उन्होंने कुछ काम किया। तो ये तो उनका जलवा था, जो सही बात कर रहे हैं आप राकेश जी। दूसरा कि किसकी हिम्मत, जब गिनाई के बाद जब बैग में पैसा रख दिया जाता था तो बैग में रखे हुए पैसे में घेरा बना के लोग क्यों खड़े हो जाते थे, क्या जरूरत थी भाई। बैग हुआ, पैक हुआ, गेट से निकलते हुए सीसीटीवी में आना चाहिए, लेकिन वो घेरा बना के बीच में बैग लेके खड़ा है और चारों तरफ से घेरा बना के खड़े हुए, जैसे खेल हुआ करता था बच्चों का। क्यों रोज खड़े होते थे आप लोग, क्या कोई प्रक्रिया थी क्या वो? नहीं, वहां जो कुछ लोग जो लोग बात बता रहे हैं जिनका जिक्र भी मैं करूं, उनका कहना था कि गड्डियां बनती थी। हाँ। तो उन गड्डियों का एक वाउचर बनता था कि मान लीजिए कि ये 5 लाख का एक वाउचर बना, 100 की गड्डी है, 500 गड्डी है, इस तरह से। तो और उसका फिर पूरा एक वाउचर बनता था और उनको एक डब्बे में डाल दिया जाता था कि इसमें 5 लाख रुपए, लेकिन वो 5 लाख नहीं होते थे, वो 8 लाख होते थे। उसमें जो बैंक कर्मी थे उनसे भी सांठगांठ थी, उन पर भी जांच की गाज गिर रही है। अगर रिकॉर्ड में 5 लाख जाएगा, लेकिन होंगे वो 8 लाख। और उसके बाद जैसे वो बाकायदा दूसरे रास्ते से गाड़ी लगती थी, गाड़ी में उस चंदे को रखा जाता था, और फिर उस गाड़ी में और उस चंदे की जो पेटी की जो चाबी होती थी वो टिन्नू यादव के पास होती थी। बैंक में वाउचर जमा करने वही जाते थे। तो यानी जो 8 लाख रखे थे वहां पे, जो वाउचर में 5 लाख है, वहां से 3 लाख रुपए निकाले, और ऐसा हर रोज होता था, डेली। क्या है कि इस देश में जब ये हुआ कि सरकारी तंत्र बड़ा अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आउटसोर्स का प्रयोग हुआ। हाँ, यहाँ पे भी यही था जी। तो ये हुआ कि बहुत सारी एजेंसियां जो हैं, पहले ये मजदूरों को ठेके पे ले जाया करता था ठेकेदार, हमारे बिलासपुर से भी मजदूर जाया करते थे और बिहार से भी जाते थे। तो एक ठेकेदार होता था जो 100-100, 150-150 मजदूरों का नियंत्रक होता था,
वो ले जाके कंपनियों को, बिल्डरों को, 150 मजदूरों को देता था, उससे वो कमीशन लेता था। तो आउटसोर्स के लिए भी कंपनियां बन चुकी है, मेन पावर आउटसोर्स करती है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं होती। कि यदि मान लीजिए हमने आउटसोर्स में 10 लोगों को रखा हुआ है और किसी तरह की क्षति होती है तो एजेंसी उस एम्प्लॉय पे डालेगी और एम्प्लॉय को बाहर कर देगी। उस क्षति की भरपाई आप कैसे करेंगे? मतलब जवाबदेही, तो जवाबदेही तो आउटसोर्स करके बैंक ने, आउटसोर्स वाले को भी दी। बैंक ने अपने एम्प्लॉय को क्यों नहीं दिया? क्योंकि बैंक अपने एम्प्लॉय का गला नहीं फंसाना चाहता था, सीधे समझिए ना आप। और जब आउटसोर्स करके बैंक दे रहा है तो ट्रस्ट ने ये सवाल क्यों नहीं खड़ा किया बैंक से कि आप अपना एम्प्लॉय क्यों नहीं दे रहे, हमको आउटसोर्स पे विश्वास नहीं है। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आपने भी आउटसोर्स ही रखा हुआ था तो उधर से भी आउटसोर्स आ गया, तो दोनों आउटसोर्स ने मिलकर झोलझाल कर दिया। इसमें देखिए एक चीज़ और है, बिल्कुल शुक्ला जी कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ कि आउटसोर्सिंग से, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, चौधरी चरण सिंह कहा करते थे जी कि घर में झाड़ू जो लगती है ना, सीढ़ी में नीचे से ऊपर नहीं लगती है, ऊपर से नीचे लगती है। बिल्कुल। जब पहली बार महिपाल सिंह ने सवाल उठाया तो क्यों नहीं कोई जांच कमेटी बनाई गई? बिल्कुल। ये जिम्मेदारी चंपत राय जी की थी, ये जिम्मेदारी नृपेंद्र मिश्रा जी की थी। वो ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मैं तो निर्माण कार्य से संबंधित हूँ। निर्माण कार्य में तो 40% की बात कह दी। अरे सबसे पहले जिम्मेदारी तो अयोध्या डीएम की थी, डीएम की थी। बाकी मैं चंपत राय जी, नृपेंद्र जी को साइड में रखता हूँ, पहली जिम्मेदारी अयोध्या डीएम की बनती है। भाई जब ये सामने मामला आया तो उसी वक्त एक जांच बना के 3 दिन 4 दिन के अंदर टिन्नू यादव सबको बुला के और पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन करा के और फैसला करके जो गड़बड़ तो निकाल बाहर करते, पुलिस में एफआईआर करते। अब आ रही बात कि साहब वो 27 तारीख को चंपत राय जी गए थे पुलिस में एफआईआर कराने, भी किसी का फोन आ गया और वो उन्होंने एफआईआर नहीं कराई और पैसे जो बरामद। अरे ये तो मैं सही बताऊं सच्चाई, ये तो सबूत मिटाने वाली बात ऐसी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। कोई भी बरामदगी होती है, देखिए रोहित जी आप भी इतने समय से जर्नलिज्म में हैं, सब रिपोर्टिंग हम लोगों ने की है, वो पुलिस की मौजूदगी में होती है, पुलिस करती है बरामदगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर प्राइवेट आदमी नहीं, अगर आपको पता भी लगा कि फला जगह सब कुछ है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करके पुलिस को ले जाते हैं लोग बिल्कुल अपने सामने, और फिर पुलिस बरामद करके और सारी डिटेल रखती है और एफआईआर होती है। या तो एफआईआर 20 दिन बाद हुई है और अब वो 27 तारीख को बोले साहब गए थे एफआईआर कराने और उन्होंने 12 लाख रुपए मिले, 80 लाख मिले, जो भी 80 लाख रुपए मिल गए और उसके कराने जा रहे थे, लेकिन वो फोन आ गया। भाई किसका फोन आ गया, क्या आ गया? लेकिन सर आप देखिए आलम, देखिए तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सवाल हम आप तो ये जनता के बीच में तैर रहे हैं, कॉमन आदमी के बीच में। आप अयोध्या जाइए, अभी अभिषेक की आप बात कर रहे थे, अभिषेक ने जो लोग इंटरव्यू किए हैं वो कोई समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है, हाँ बिल्कुल, कोई कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नहीं है, कांग्रेस के लोग नहीं है। वो संतोष दुबे कार सेवक जिन्होंने 4 गोलियां खाई, जेल में रहे, उनको आप सुन लीजिए, उनका करपात्री महाराज, अब वो धर्मदास जी हमारे जो अपने जो हनुमानगढ़ी के महंत जी हैं, उनका बयान आया। ये सब तो और तमाम साधु संत, ये वो लोग हैं जो मतलब उस आंदोलन से जिनका पूरा संबंध रहा है। तो इस अब भाई फिर गोविंद गिरी जी की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? कोषाध्यक्ष की पहली जिम्मेदारी होती है कि कोष किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी पहला जो है कि भाई आप क्या कर रहे हो कोषाध्यक्ष जी। अब वो तो इस्तीफे देने की घोषणा कर रहे हैं कि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी भी तो जिम्मेदारी है। आप कहीं भी देख लीजिए, आप किसी सरकारी दफ्तर में, बैंक में पहले कैशियर को पकड़ा जाता है। हाँ बिल्कुल। अगर कुछ तो कोषा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि उनके ऊपर उनको कोई कटघरे नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन सवाल तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए सबसे कि भाई जिम्मेदारी अगर अनदेखी हुई है, लापरवाही हुई है, तो आप भी उस लापरवाही के लिए एक कानून में एक धारा है क्रिमिनल नेग्लिजेंस की। जी हाँ बिल्कुल, क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी तो है। ये इस तो पूरा मामला है और ये नेग्लिजेंस तो ऊपर से नीचे तक हुई है नहीं जी। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तो ये मामला 2 मामला, चंदे का मतलब दान का, पेटी का, जेवरात का और जो जमीन की खरीद फरोख्त का। अभी निर्माण कार्यों का तो जखीरा खुला ही नहीं है कि जो भव्य मंदिर बन रहा है, जो हो रहा है, उसमें सर आप ये सोचिए कि मुझे हैरानी होती है राकेश जी कि जब एसआईटी बनी और जब उन्होंने रेड शुरू की जो संबंधित लोग थे उनके घरों में, तो उसी दिन जो काउंटिंग कक्ष है उसके बगल वाला जो टॉयलेट है 2.5 लाख रुपए वहां मिले, टॉयलेट में 2.5 लाख रुपए मिले। तो आप ये सोचिए, यानी मामला सामने आ गया
उसके बाद भी ये चल रहा था, क्योंकि ये रेड तो बड़े बाद में हुई ना सर। पहले तो चंपत राय जी खुद कहते कि मैं खुद लोगों को घर लेके गया। पहले तो माना ही नहीं गया, कुछ हो रहा है, ये सब झूठ है, प्रचार है, ये ट्रोलिंग होने लगी। बाद में धीरे धीरे जब चीजें सामने आने लगी, खुलने लगी, तो फिर वो, और SIT भी, वो भी अलग क्वेश्चनेबल है। तो यूपी सरकार की, योगी जी की इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है, उनका जो एक्शन, उसको किस तरह से सर आप देखते हैं अभी? देखिए, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन से योगी जी बहुत करीब से जुड़े रहे हैं, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से उनकी जानकारी में जब बात आई तो उनका चौंकना, आहत होना, डिस्टर्ब होना स्वाभाविक है। प्राइम मिनिस्टर जी भी हुए होंगे, हालांकि उनका कोई सार्वजनिक रूप से बयान नहीं आया, अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से ये जब, तो योगी जी ने सबसे पहले क्या किया, SIT। मेरा मानना ये है, ठीक है, उन्होंने SIT बनाई, अपने विश्वस्त अधिकारी जो हैं, विजय विश्वास पंत जो कमिश्नर लखनऊ के, IG साहब जो हैं, और फाइनेंस के 3। मैं इसको व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि SIT से ज़्यादा, इसको नाम SIT का दे दिया गया, लेकिन ये SET थी, स्पेशल इंक्वायरी टीम। क्योंकि जितने कानून के जानने वालों से हमने बात की और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, उनका कहना है कि SIT हमेशा जांच एजेंसी की बनती है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो होती है ना, वो CBI हो, पुलिस हो, स्पेशल जो फोर्सेस हैं, उनकी बनती है। और क्योंकि SIT बनती है, नोटिफिकेशन होता है, उसके टर्म्स एंड रेफरेंसेस होते हैं, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत उसका गठन होता है, और उसको फिर पावर होते हैं किसी को भी हिरासत में लेने का, सारे एविडेंसेस को अपने कब्जे में लेने का, और जरूरत पड़ने पर किसी को भी अरेस्ट करने का। और वो बनती है FIR के बाद। देखिए, CBI जांच भी जब होती है तो CBI क्या करती है, CBI जब किसी मामले को लेती है तो पहले P रजिस्टर करती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट। जब P रजिस्टर हो जाएगी तो P में अगर उसके नज़र में किसी का नाम होगा तो नाम भी आता है, नाम में अज्ञात व्यक्ति भी होते हैं। जब P के बाद उनको लगता है कि कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस मिल रहे हैं तो FIR करती है, ये CBI की प्रक्रिया है, लेकिन रजिस्टर करती है। यहाँ तो कोई केस तो रजिस्टर हुआ नहीं था, SIT बन गई, SIT जांच कर रही है, SIT सब कर रही है, एक्सटेंशन भी मिल गया, लेकिन तब तक कोई केस कब रजिस्टर होता है? 20 दिन बाद, जब FIR होती है, तब टिन्नू यादव और ये सारे वो लवकुश शुक्ला मिश्रा, ये जो नाम आए सबके होते हैं। तो यहाँ अब ये क्यों ऐसा हुआ? एक दूसरा, फिर पुलिस रिमांड क्यों नहीं लिया गया इनका? हमेशा पुलिस जो है, जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है, अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उनको कोर्ट में पेश करना होता है, स्थानीय कोर्ट में, और उसके बाद पुलिस रिमांड मांगती है। रिमांड क्यों मांगती है? रिमांड इसलिए मांगती है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन का जो भी रिमांड पुलिस मांगती है क्राइम के हिसाब से, कि नंबर 1 पूछताछ सघन, नंबर 2 आपस में जो अभियुक्त हैं उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन, जो सबूत साक्ष्य जुटाए गए हैं उनसे उनका सामना, और तब जाके चार्जशीट के लिए सारे पॉइंट्स तैयार होते हैं। आपने उनको रिमांड मांगा ही नहीं पुलिस का, सीधे जुडिशियल रिमांड में चले गए। अब खबर ये आई है, पता नहीं किसी, कि अब जो है किसी एक अभियुक्त से पूछताछ के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाली जा रही है। अरे भैया, आपका तो अधिकार, अब पुलिस रिमांड, उसी ने पुलिस रिमांड मांगी है, आप 5 दिन की मांगी है, 6 दिन की मांगी है, कोर्ट 2 दिन की दे, 3 दिन की दे, कोर्ट पर निर्भर करता है। तो पुलिस रिमांड क्यों नहीं मांगी गई? ये तो सामान्य प्रक्रिया है, सिंपल सी बात है भाई। बिल्कुल सर। तो ये चीजें जो है, इस पूरे प्रक्रिया पर जो है, कई बार इसको जो है लोगों को मन में होता है ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कायदे से इस मामले तो मतलब जितने, फिर FIR आप देख लीजिए, FIR में नाम है, उनके पिता का नाम नहीं है, एड्रेस नहीं है, कैसे आप कोर्ट ऑफ लॉ में जो है इसको प्रमाणित करेंगे कि ये वही टिन्नू यादव हैं जो, भाई किसी भी अभियुक्त का जब नाम लिखा जाता है तो सारा उसका डिटेल लिखा जाता है कि मिस्टर X, पिताजी का नाम मिस्टर Y, फलाने के यहाँ, इस मकान नंबर यहाँ के रहने वाले, पूरा डिटेल, ताकि वो एस्टेब्लिश हो सके कि यही व्यक्ति है। आपने खाली नाम लिख दिए तो, और बल्कि मुझे तो कोई और बता रहा था शुक्ला जी कि टिन्नू यादव का नाम उसमें 8वें नंबर पे है और उसमें श्री लगा के लिखा गया है, श्री टिन्नू। जिसने भी FIR लिखाई होगी वो कितना दबाव में रहा होगा कि वो श्री लिखा। मुझे बताया किसी ने। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई सर आपने तो। मैं तो भाई, जो लोग बता रहे हैं, मैंने FIR देखी नहीं, लेकिन कह रहे हैं। हाँ। तो अगर ऐसा है तो भाई, अरे तो चंपत जी के बगल में बैठने वाले के इस नाम में तो श्री लगेगा ना, ड्राइवर था वो।
तो बगल की सीट में तो वही अच्छा रहता सर, एक था। बात और बताइए, ब्रजभूषण शरण सिंह, मतलब वो भी मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहे, हाँ, बिल्कुल। गोंडा से आते हैं, मतलब मंडल उनका वही है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने इस मामले में प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच बड़ी गंभीरता से होनी चाहिए क्योंकि इसमें कई बड़े बड़े नाम हैं और मुझे डर लगता है। और मुझे डर लगता है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह आप सब जानते हैं, हम जानते हैं, इतने सालों से कवर कर वो रहे हैं। पहलवान बेचारी महिलाएं जो है वो लाठी खा के जंतर मंतर पे, और ब्रजभूषण जी का कुछ नहीं बिगड़ा। तो वो ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि साहब डर लगता है नाम लेने में से, जांच तो होनी चाहिए, बड़ी जांच होनी चाहिए। देखिए वो ब्रजभूषण, ऐसे कौन से बड़े लोग हैं? हाँ, उनका घर अयोध्या में मंदिर से बहुत नजदीक है। हाँ, मतलब ये गोंडा रहा और ये इधर मंदिर नहीं, रहा। उनका अपना घर भी जो है, जी। गोंडा तो जिला है जहाँ वो रहते हैं अयोध्या में, उनका अपना घर भी मंदिर के बहुत नजदीक है। नहीं देखिए पिछले कुछ समय से आप देखिए कि जब से उन्होंने कथा कराया, तो कथा कराने के पीछे भी उनका एक अपना उद्देश्य रहा है। ब्रजभूषण जी उसके बाद आप देखिए कि सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से दिखाई दिए जी। तो उनके, मुझे कुछ यूपी के लोगों ने बताया कि ब्रजभूषण जी के मन में एक आशंका ये है कि हमको तो अब टिकट मिलेगा नहीं जी। और एक बेटा विधायक, एक बेटा सांसद है जी। और उनकी बेटी भी शायद यूपी में चुनाव लड़ना चाह रही। तो अब चक्कर ये है कि एक ही परिवार के 4 लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी नहीं। तो क्योंकि वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी से इतर भी सांसद रह चुके हैं, सपा में रहे, सपा सांसद रहे, समाजवादी पार्टी सांसद रहे हैं, तो अमर सिंह जी उनको लेके आए थे। और उन्होंने कभी अखिलेश जी के लिए कभी बुरा भला नहीं कहा। हाँ, नहीं, कभी नहीं। हमेशा यही कहा हमारे मित्र हैं और हमारे भाई हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी जो उनका टारगेट चल रहा है वो चल रहा है योगी जी। फिर उनका बेटा योगी जी से मिलने भी गया, मिलने के बाद फिर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई। ब्रजभूषण जी का की जो प्रतिक्रिया है उसको मैं सिर्फ राजनीतिक मान। हाँ, उनका एग्जैक्ट बयान बताया तो सर, उन्होंने कहा कि मामले में प्रभावशाली लोग शामिल हैं और सच्चाई बोलने पर मुश्किल खड़ी हो सकती है, इसलिए गहन जांच आवश्यक है। नहीं, यदि आपको पता है और आप बड़े निष्ठावान व्यक्ति हो और आप धर्म के प्रति जिस तरीके से आपकी आस्था रील में दिखाई देती है, तो आपको तो खुल के बोलना चाहिए। फिर उसमें भय क्या? और हनुमान जी को भय किस बात का? भाई यदि हनुमान जी भयभीत हो जाए कि लंका में नहीं जाऊंगा, रावण कहीं पकड़ न ले, अरे आपको तो मैं हनुमान जी मानता हूँ, आप बलशाली व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश के। मैं कहूंगा कि विनोद जी, राकेश जी की जो बात कर रहे हैं तो ये तो मामला फिर ऐसा लग गया कि अभी हम बात कर रहे हैं मंदिर में दान में जो चोरी हुई है उसकी, लेकिन ये मामला दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई वाला भी इसमें घुसा है, कोई एंगल इसमें ऐसा भी कुछ है क्या? ब्रजभूषण शरण सिंह के जो बयान है, दिल्ली लखनऊ की लड़ाई का में मुझे लगता है कि उनको सैनिक नहीं बनाया जाएगा। ब्रजभूषण जी अपनी लड़ाई लड़ रहे और ब्रजभूषण जी सारे प्लेटफॉर्म लेके चल रहे। वो स्वयंभू हैं। वो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म छोड़ के नहीं चल रहे हैं कि जिससे उनको लगे कि मान लीजिए 27 के चुनाव में थोड़ा भी झोल झाल हुआ तो मायावती जी, अखिलेश जी, सबसे उनके बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन उनका एक सूत्रीय एजेंडा है, परिवार के 4 सदस्यों को जनप्रतिनिधि बनाना है, पार्टी चाहे जो हो। और उसी एजेंडे, ये भी हो सकता है एक इस पार्टी से एक उस पार्टी से, मैं बोल रहा हूँ पार्टी चाहे जो हो, पार्टी चाहे जो हो सकता है 4 पार्टियां हो, अलग अलग है। भाई उत्तर प्रदेश में जो 4 प्रमुख सक्रिय पार्टियां, हो सकता है कि एक बेटा उसमें, एक बेटा उसमें बेटी, और खुद के लिए उन्होंने दावा कर दिया है कि टिकट मिले ना मिले इस बार चुनाव लोकसभा का मैं लड़ूंगा, ये दावा कर चुके हैं वो। तो इसका मतलब तो साफ है कि आप एक स्टेटमेंट जारी करके अपने आप को लाइमलाइट में रख रहे हैं और एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि मैं मुंह खोल दूंगा तो खोल दीजिए। यदि आप बड़े धर्मभीरू हैं, भगवान राम के प्रति निष्ठावान हैं, तो आप मुंह खोल दीजिए कि ये आदमी संलिप्त है। और आप तो बलशाली व्यक्ति हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, अरे आपको किस बात का भय? आपको तो भयभीत नहीं होना चाहिए ना। जी। तो सर अब इस पूरे, अगर हम वाइंड अप करने की तरफ आगे बढ़े इस पूरे डिस्कशन को, तो अब जो है केंद्र की, एक तरफ केंद्र सरकार है, इधर उत्तर प्रदेश की सरकार है और इधर 27 का चुनाव सामने है। अब इतना तो है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सब इस पूरे प्रकरण से असहज है, वो इसमें स्वाभाविक है, उसमें और स्वाभाविक भी है। और जो हमने बिल्कुल शुरुआत में भी बात की थी, अब 27 के चुनाव में
विनोद जी ने भी जो बात की कि इसको अब हैंडल कैसे किया जाएगा, इस मामले को, उस पर निर्भर करता है कि कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी या पूरे इस विचार परिवार को होगा। तो लेकिन क्या आप मानते हैं राकेश जी इसको सही तरीके से हैंडल हो रहा है? क्योंकि एसआईटी पर भी सवाल उठना शुरू हो गए। देखिए, अभी विनोद जी ने जो इतिहास प्रस्तुत किया उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि राम मंदिर निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लाभकारी एजेंडा तो रहा है, लेकिन सत्ता तक पहुंचाने का एजेंडा नहीं रहा। यदि सत्ता तक पहुंचाने का एजेंडा होता तो जिस दिन सोमनाथ से रथ निकला था उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जानी चाहिए। फिर जब 92 में बाबरी विध्वंस हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाना चाहिए, यदि राम मंदिर को देख के लोग वोट करते तो। और फिर राम मंदिर के निर्माण के बाद एक भव्य मंदिर के निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ उसका, और बड़ी दुनिया भर में उस राम मंदिर को लेकर एक अच्छा खासा सकारात्मक वातावरण बना। तो भारतीय जनता पार्टी को उस उत्तर प्रदेश में 33 सीट नहीं जीतना चाहिए, 80 सीट जीतना चाहिए। तो ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऊर्जा था, ईंधन है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन उनके सत्ता की सीढ़ी नहीं है। तो इसलिए 27 के चुनाव में देखिए वहाँ के जनमानस के मन में आज भी, मैं बोला ना, नेतृत्व के विश्वास पे जिस दिन खरोंच पैदा होगी उसी दिन दिक्कत आएगी। अभी योगी आदित्यनाथ जी को लेकर जो विश्वास है जनमानस में, मतदाताओं में, चाहे जितना मतदाता हो, वो ये मान के चल रहा है कि राम मंदिर में जो लोग चोरी किए हैं बाबा उनको ठिकाने लगा देंगे। और ये स्टेटमेंट भी आ रहा है, ये लोग ये कह रहे हैं कि बाबा उनको नहीं छोड़ेंगे। तो जब तक ये विश्वास अडिग है तब तक 27 के चुनाव में उनको कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी संभावना नहीं है। और जिस दिन ये विश्वास धराशायी हो जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई जिता पाएगा, मुझे नहीं लगता। जी विनोद जी, मुझे ये बताइए कि इसे दान चोरी ही कहें या जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसका जो संस्थागत फेलियर, इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, मतलब सीधे तौर पर से देखा जाए इस पूरे मामले को, क्या कहेंगे आप? नहीं, इंस्टीट्यूशनल फेलियर है जी। तो अगर इंस्टीट्यूशनल फेलियर, दान चोरी तो होती है, इक्का दुक्का कोई कर्मचारी मान लीजिए 100, 200, 400, 1000, 500, 1500, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए निकाल लिया जी, दाएं बाएं करके, वो तो होता कि भाई चलो लेकिन जिस बड़े पैमाने पर फर्जियाँ सामने आ रही हैं, वो चाहे ज़मीनों खरीद का मामला, खरीद फरोख्त का हो, निर्माण कार्य का पर आरोप लग रहे हैं या ये सब है, तो ये संस्थागत फेलियर मुझे इसमें ज़्यादा लगता है, इंस्टीट्यूशनल फेलियर। तो जब संस्थागत फेलियर होते हैं सर, इंस्टीट्यूशनल फेलियर होते हैं, तो उसका इलाज कैसे होता है? इतिहास में ऐसे कई, उसका इलाज भी संस्थागत होता है जी, उसका इलाज भी संस्थागत होता है। इसीलिए बार बार डिमांड उठ रही है कि ट्रस्ट को भंग किया जाए, जी, ये सारे पदाधिकारी इस्तीफा दें, क्योंकि लिप्त हों या ना हों लेकिन जिम्मेदारी तो नहीं निभा पाए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भाई जिम्मेदारी से तो नहीं निभा पाए, भले लोग लिप्त ना हों, वो मेंबर। हाँ सर, हमारे देश के राजनीति हाँ, में इतने किस्से हुए तो कि फिर फल्ला मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, रेल दुर्घटना, भाई शास्त्री तो नहीं रेलगाड़ी चला रहे थे, हाँ, माधवराव सिंधिया जहाज नहीं चला रहे थे। थे। या जब हवाला वाला कांड हुआ तो अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था, बिल्कुल था। तो इस तरह तो मुझे लगता है कि संस्थागत इलाज ही होना चाहिए, ट्रस्ट का पुनर्गठन होना चाहिए, और इस तरह से हो कि उसमें धर्माचार्य, वो धर्माचार्य जिनकी साख है, जो जिनको ट्रस्ट चलाने का और इसका सबका अनुभव भी है, और जो मतलब बेदाग हैं और आंदोलन और राम के प्रति श्रद्धा, धर्माचार्य तो सभी हैं, उनकी श्रद्धा होगी उसमें उनको, और सरकार के भी लोग रहें। मैं नहीं कहूँगा सरकार के लोग न रहें, क्योंकि ये मंदिर एक धर्म स्थान ही अकेले नहीं है, एक धर्म स्थान के साथ साथ तीर्थ स्थान के साथ साथ इसका एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भीड़ आती है, हाँ, वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था और हर तरह से, तो डीएम एसपी को बाहर नहीं किया जा सकता, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी रहें और उसका पूरा एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो, हिसाब किताब की, लेखा जोखा, सारी चीजें बिल्कुल, जो इसके तमाम मॉडल मौजूद हैं भाई। अब स्वर्ण मंदिर का मॉडल है, हाँ बिल्कुल, एसजीपीसी जो गोल्डन टेम्पल का, जी जी जी, आपका एस्कॉन का मॉडल मैंने बताया, ये दुनिया में बहुत सारे मॉडल, भारत में बहुत सारे, साउथ इंडिया के तमाम ट्रस्ट हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके मॉडल हैं, रामकृष्ण मिशन का मॉडल है, ये सब मॉडल है। तो इनको अध्ययन करके नए तरीके से इसका किया जाए, और ताकि लोगों का विश्वास, ट्रस्ट ने जो अपना ट्रस्ट खो दिया है वो ट्रस्ट में फिर लोगों का विश्वास
देखिए, राम मंदिर में किसी की आस्था नहीं कमजोर हुई है, क्योंकि वो तो राम का स्थान मान लिया, तो वो राम में तो आस्था है, उसकी देखरेख, उसके प्रबंधन में आस्था लोगों की जरूरत, व्यवस्था संदेह के दायरे में। तो जब व्यवस्था संदेह के दायरे में, तो व्यवस्था बदलिए, यही तो है ना व्यवस्था। और नई व्यवस्था में रोहित भाई एक चीज स्पष्ट करना जरूरी है कि जितने लोग ट्रस्ट में हैं उन सब के दिमाग में बिठा देना चाहिए कि किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए आप भी जिम्मेदार हैं। ये संपूर्ण जिम्मेदारी, यानी समग्र जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी। ये नहीं कि चंपत राय हो गए, एक की जिम्मेदारी कि मैं निर्माण देख रहा हूं, मैं गेट देख रहा हूं, मैं सिक्योरिटी देख रहा हूं, नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को हर चीज देखना है, दखल नहीं देना है, देखना है कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही। और चूक हो रही तो तुरंत संज्ञान में। मैं इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन मैं सड़क में जा रहा हूं और मैं गड्ढा देखूंगा तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं फोन करके बताऊं कि यहाँ पे गड्ढा, ये गड्ढा भरा जाए। बिल्कुल, ये पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी भी जिम्मेदारी है। इसलिए ये मानस बनाना जरूरी है ट्रस्ट में जो भी हो, बल्कि ये क्लॉज जोड़ना जरूरी है कि किसी भी तरह की दिक्कत आने पे, गड़बड़ी आने पे सामूहिक जिम्मेदारी मानी जाएगी। बिल्कुल सर, और तभी ट्रस्ट में दोबारा ट्रस्ट होगा, जो आपने बात कही। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, आपने इस पूरे इशू को बड़े डिटेल में समझाया और पुराने उम्मीद हमारा जन जी उसको समझ लेंगे। नहीं, बिल्कुल, आपने बड़े पुराने संदर्भों को भी आपने लिया, तो नई चीज हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए थी। थैंक यू वेरी मच सर।